दोस्तों मैं राजीव आप सभी के सामने एक बार फिर से इसमें लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चंस देखेंगे टॉपिक के हिसाब से। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को हमने इसीलिए शॉर्ट्स में लिया है, मतलब छोटा रूप कर दिया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख और समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र दिए तो रंगनाथन ने। पंचसूत्र का प्रकाशन हुआ 1931 में। पंचसूत्र माफ करिए, प्रथम सूत्र क्या है तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। आगे है कि द्वितीय सूत्र है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। तृतीय सूत्र क्या कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, ठीक है। चतुर्थ सूत्र कहता है कि समय बचाओ पाठक का, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा सूत्र कहता है कि पुस्तकालय एक जीवित संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पांचवा सूत्र पंचसूत्रों का मूल उद्देश्य क्या होता है तो उपयोगकर्ता केंद्रित सेवा। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों में सबसे व्यवहारिक सूत्र कौन सा है तो चौथा सूत्र सबसे व्यवहारिक है। आगे कह रहा है कि बुक्स आर फॉर यूज से तात्पर्य आपका क्या है तो पुस्तकें संग्रह में नहीं उपयोग में हो, ठीक है, पुस्तकें संग्रह के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए हो। और रंगनाथन ने भी कहा है कि ऐसे पुस्तक का चयन न करें जिसका कोई पाठक न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक का तात्पर्य है हर उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार सामग्री पुस्तकालय में होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि एवरी बुक इट्स रीडर का अर्थ होता है कि प्रत्येक पुस्तक का पाठक अवश्य होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर से तात्पर्य है यानी कि सेवा में शीघ्रता व दक्षता। आगे कह रहा है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है तो पुस्तकालय का सतत विकास। आगे कह रहा है पुस्तकालय पंचसूत्र पुस्तक में आए तो किस में आए थे तो ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पंचसूत्रों का आधार क्या है तो सेवा और उपयोग। आगे कह रहा है कि प्रथम सूत्र पुस्तकालय के क्या हैं तो दरवाजे खोलते हैं, प्रत्येक के लिए दरवाजा खुला रहे। द्वितीय और तृतीय सूत्र क्या है तो चयन और संग्रह नीति से संबंधित है, द्वितीय और तृतीय सूत्र। चौथा सूत्र किससे रिलेटिव है तो कैटलॉगिंग, वर्गीकरण, ओपेक आदि पर बल देता है, ठीक है। पांचवा सूत्र तो ये पुस्तकालय की इमारत, स्टाफ, तकनीक के विकास को इंगित करता है। पंचसूत्रों का मूल सिद्धांत क्या है तो ये लोकतांत्रिक पहुंच। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचसूत्र व्यवहारिक नियम है। पंचसूत्र क्या है तो ये व्यवहारिक नियम है। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों की प्रासंगिकता क्या है तो आज भी अत्यधिक उपयोगी है ये। आगे कह रहा है कि पुस्तकालय उपयोगिता बढ़ाने का मूल मंत्र क्या है तो पंचसूत्र। आगे कह रहा है पंचसूत्रों का अनुप्रयोग क्या है तो सभी प्रकार के पुस्तकालयों में होता है। फिर कह रहा है कि बुक्स आर फॉर यूज में निहित है तो संग्रहण से प्रयोग की ओर झुकाव। आगे कह रहा है कि एवरी बुक इट्स रीडर में निहित है तो उपेक्षित पुस्तकों का उपयोग। पंचसूत्रों को कहा जाता है तो पुस्तकालय विज्ञान का मग्नकर्ता, पुस्तकालय विज्ञान का मग्नकर्ता। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों का पहला हिंदी अनुवाद कब आया तो 1950 के दशक में। पंचसूत्र क्या है तो सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों का महत्व क्या है तो उपयोगकर्ता और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना। पंचसूत्रों का आधार है सेवा, दक्षता और विकास। चौथा सूत्र लाइब्रेरी सेवाओं को स्वचालित करने की प्रेरणा देता है। पंचसूत्रों में सबसे व्यापक सूत्र कौन सा है तो पांचवा सूत्र है, सबसे व्यापक। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों को लागू करने के लिए आवश्यक है तो कुशल स्टाफ व तकनीक। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र उपयोगकर्ता संतुष्टि के उपकरण हैं। पंचसूत्रों से प्रेरित पुस्तकालय नीति समावेशी और उत्तरदायी होते हैं। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों की पुनर्व्याख्या क्या है तो आधुनिक तकनीक के अनुसार की जाती है। पंचसूत्र भारतीय संदर्भ में लिखे गए पर
वैश्विक महत्व रखते हैं। ये भारतीय रंगनाथन के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन इसे विश्व में जो है सबके द्वारा अपनाया जाता है। आगे कह रहा है कि एवरी रीडर्स हिज बुक, ये क्या है, तो रीडर ओरिएंटेशन में सहायक है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों के प्रवर्तक को जो है पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है, लाइब्रेरी मूवमेंट्स का जनक माना जाता है रंगनाथन को, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है मॉरिस ग्रेयर के द्वारा। आगे कहा गया है कि पंचसूत्र ये क्या है, तो डिजिटल पुस्तकालयों पर भी लागू होता है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों से प्रेरित सेवा कौन सी है, तो रीडर सेंट्रिक होती है, ये रीडर सेंट्रिक होती है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों के प्रयोग से जो है पुस्तकालय की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिर कह रहा है कि सेव द टाइम ऑफ रीडर ये क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली का आधार है। 46 कह रहा है कि पंचसूत्रों को लागू करने के लिए यूजर एजुकेशन आवश्यक है, यूजर एजुकेशन आवश्यक है। 47 कह रहा है कि पंचसूत्रों से प्रभावित आधुनिक इंफॉर्मेशन सर्विस है। आगे का देखते हैं, आगे कह रहा है कि देखिए इसको मैंने शॉर्ट्स में बनाया है ताकि आपका कम समय में मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन करा पाऊँ। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों का आधार है तो लाइब्रेरी डिजाइन। आगे कह रहा है कि रंगनाथन जी ने पंचसूत्रों का निरंतर विकासशील माना है, पंचसूत्रों को जो है निरंतर विकासशील माना है। आगे कह रहा है पंचसूत्रों की आज की प्रासंगिकता जो है पूर्ण बरकरार है, आज भी जो है इस करीब जो है 95 आप 95 ईयर जो है समथिंग होने को है, और आज भी रंगनाथन ने स्वयं कहा कि कोई भी पुस्तक अपना महत्व जो है 20 वर्ष के बाद खो देती है, लेकिन सोचिए 95 ईयर हो गया उस पुस्तक को लिखे हुए, लेकिन आज भी वह उतनी ही उपयोगी है जितना उस समय थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचसूत्र कलेक्शन से लेके जो है कैलकुलेशन तक जो है ये मार्गदर्शक है। आगे कह रहा है कि बुक्स आर फॉर यूज, ये क्या है, तो ओपन एक्सेस प्रणाली को जो है प्रेरित करता है। पंचसूत्रों के अनुसार पुस्तकालय क्या है, तो ये जीवंत संस्था है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र क्या है, तो नैतिक और व्यवहारिक सिद्धांत है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्रों का उपयोग जो है उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार सामग्री प्रदान करने से रिलेटिव है। आगे कह रहा है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर, ये क्या है, तो मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी के मूल में है। आगे कह रहा है कि पंचसूत्र क्या है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी से जुड़े हुए हैं। पंचसूत्र का आधुनिक रूप क्या है, तो डिजिटल युग में भी उपयोगी है। पंचसूत्र के अनुसार स्टाफ क्या है, क्या होना चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आगे कह रहा है पंचसूत्रों के अंतर्गत सेवाएं ये क्या है होती हैं, तो बिना भेदभाव के दी जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों के आधार पर जो है लाइब्रेरी का डिजाइन व संरचना तय हो सकती है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है संग्रह विकास नीति की दिशा तय करते हैं। पंचसूत्र में निहित है लाइब्रेरी इथिक्स। आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों के अनुसार पुस्तकालय ज्ञान का लोकतांत्रिक केंद्र है। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर ऑटोमेशन को जो है समर्थन देता है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि थोड़ा नॉइस है, गाड़ियां आती जाती हैं यहाँ पे दोस्तों, बगल में ही विद्यालय है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पंचसूत्रों से सीखा लाइब्रेरी को जो है कम्युनिटी के लिए खुला रखना। पंचसूत्रों से जो है सीखा कि लाइब्रेरी कम्युनिटी के लिए जो है खुला होना चाहिए सभी के लिए। पंचसूत्रों पर आधारित सेवा है तो स्मार्ट लाइब्रेरी का आधार। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, तो आईसीटी आधारित सेवाओं को शामिल करता है। आगे कह रहा है पंचसूत्र ये क्या है, तो यूजर सेंटर्ड सर्विस मॉडल का ये आधार है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पंचसूत्रों का प्रयोग लाइब्रेरी विजन डॉक्यूमेंट में है। आगे कह रहा है पंचसूत्र जो है सूचना तक पहुंचने की गारंटी देता है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है समानता और निरपेक्षता के प्रतीक है। फिर कह रहा है एवरी रीडर हिज हर बुक, ये क्या है, तो ये पर्सनलाइज्ड यानी कि स्वयं सर्विस का जो है समर्थन करता है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो है दिशा निर्देश देने का काम करता है। पंचसूत्र से उत्पन्न जो है रीडर एजुकेशन प्रोग्राम है। पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी मार्केटिंग और आउटरीच को जो है प्रोत्साहन देता है। फिर कह रहा है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग, ई रिसोर्स को अपनाने का समर्थन भी करता है। फिर कह रहा है पंचसूत्र लाइब्रेरी विजन 2030 के केंद्र बिंदु कौन से हैं, माफ करिए, पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी विजन 2030 के केंद्र बिंदु है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है
लाइब्रेरी की भूमिका को पुनः परिभाषित करते हैं। पंचसूत्र जो है पाठक, पुस्तक और सेवा के संतुलन पर आधारित है। पंचसूत्र का आधार जो है मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। पंचसूत्र जो है यूनिवर्सल लाइब्रेरी सर्विस का आधार है। किसी तरीके से लाइब्रेरी का क्वेश्चन जो है पंचसूत्र से पूछे, आपको क्लियर कर देना है। चलिए उसी में आगे देखते हैं। पंचसूत्र ये क्या है, तो लाइब्रेरी यूजर स्टडी की प्रेरणा है। पंचसूत्रों का योगदान जो है आधुनिक सूचना व्यवस्था में अमूल्य योगदान है इसका। पंचसूत्र जो है स्कूल से लेकर नेशनल लाइब्रेरी तक सभी पर ये लागू होता है। ठीक है। पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है यूजर इंटरफेस डिजाइन में भी सहायक है। फिर कह रहा है कि पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी नीति, नियम और सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है। पंचसूत्रों पर आधारित प्रशिक्षण उपयोगकर्ता व स्टाफ दोनों के लिए होता है। आगे कह रहा है पंचसूत्र क्वालिटी लाइब्रेरी सर्विस की पहचान कराता है। पंचसूत्र जो है यूनिवर्सल एक्सेस टू नॉलेज की नींव है। आगे कह रहा है कि पंचसूत्र जो है ई लाइब्रेरी प्लानिंग में जो है मार्गदर्शन का काम करता है। पंचसूत्र जो है फिजिकल और डिजिटल दोनों पे ये लागू होता है। पंचसूत्र जो है प्रोफेशनल एथिक्स का केंद्र है। पंचसूत्र जो है रिलेवेंस बेस्ड एक्सेस को प्रेरित करता है। आगे कह रहा है कि पंचसूत्र जो है इंक्लूसिव लाइब्रेरी सर्विस के लिए जो है आवश्यक है। फिर है कि पंचसूत्र जो है सर्विस क्वालिटी असेसमेंट के मानदंडों के अनुसार है। पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी एडवाइजरी के मुख्य तत्व भी है। पंचसूत्र जो है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का मूल कारक भी है। और पंचसूत्र जो है नॉलेज डेमोक्रेसी के स्तंभ भी है। तो दोस्तों जो है ये पंचसूत्र से रिलेटिव हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक जो है हम लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से रिलेटिव जो है 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद। दोस्तों मैं राजीव आप सभी के सामने जो है लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट 100 शॉर्ट्स क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से और जल्दी और कम समय में हो पाए। तो आगामी होने वाले लाइब्रेरियन के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, लाइब्रेरी साइंस के सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों पसंद आए तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास से आप को कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 100 क्वेश्चंस को। कैटलॉगिंग का उद्देश्य। कैटलॉगिंग का उद्देश्य होता है पुस्तक की पहचान और खोज में सहायता करना। आगे है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के जनक कौन है, तो SR रंगनाथन है। आगे कह रहा है कि CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग का विकास हुआ था तो 1934 में। आगे कह रहा है कि AACR का पूर्ण रूप क्या है, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। आगे कह रहा है AACR 2 जो है कब प्रकाशित हुआ, तो 1978 में। आगे कह रहा है कि AACR 2 का जो है संशोधित संस्करण है तो 1988 में आया था। आगे कह रहा है कि RDA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आगे कह रहा है कि RDA को लागू किया गया तो 2010 में। आगे कह रहा है कि RDA को विकसित किया, RDA को किसने विकसित किया, तो ज्वाइंट स्ट्रिंग कमेटी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कैटलॉग दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड और डिक्शनरी कैटलॉग। आगे कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग ये क्या होता है, तो ये जो है विषय आधारित क्रम में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिक्शनरी कैटलॉग ये क्या होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ये होता है। आगे कह रहा है कि कैटलॉग एंट्री में मुख्य प्रकार क्या होते हैं, तो मेन एंट्री और एडेड एंट्री। आगे कह रहा है कि मेन एंट्री क्या है, तो पुस्तक की प्रमुख जानकारी ये मेन एंट्री होती है। एडेड एंट्री क्या होती है, तो अतिरिक्त जानकारी जैसे सहलेखक। आगे कह रहा है कि CCC में जो है पुस्तक की शारीरिक संरचना ये कैसी होती है, तो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है कहा जाता है। आगे कह रहा है कि AACR 2 की भाषा क्या है, तो ये जो है अंग्रेजी भाषा में है। आगे कह रहा है कि CCC की संरचना तो ये 4 भागों में है। आगे कह रहा है कि CCC में नाम प्रवेश होता है तो कैनन ऑफ नेम एंट्री के द्वारा। आगे कह रहा है कि AACR 2 में वर्णनात्मक सूचीकरण क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव
कैटलॉगिंग। आगे कह रहा है कि मार्क का पूरा नाम क्या होगा, तो मशीन रिट्रीवर कैटलॉगिंग। आगे कह रहा है कि मार्क विकसित किया तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। आगे कह रहा है कि मार्क का उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर आधारित सूचीकरण। आगे कह रहा है कि आईएसबीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। आगे कह रहा है कि आईएसबीडी को विकसित किया तो इफ्ला ने किया था। आगे कह रहा है आईएसबीडी का कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवरण का मानकीकृत। आगे कह रहा है कि आरडीए आधारित है, तो ये जो है एफआरबीआर मॉडल पे आधारित है। आगे कह रहा है कि एफआरबीआर का जो है पूरा नाम क्या होगा, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड होगा। आगे कह रहा है कि एफआरबीआर के 4 घटक कौन से हैं, तो वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। ठीक है। आगे कह रहा है कि कैटलॉग का उपयोग किया जाता है तो पुस्तक की खोज में। आगे कह रहा है कि कैटलॉग में कॉल नंबर क्या होता है, तो पुस्तक का पता लगाना। आगे कह रहा है कि एक्वेसेशन नंबर क्या होता है, तो पुस्तक का क्रम संख्या। फिर कह रहा है कि बुक कैटलॉग क्या होता है, तो मुद्रित रूप होता है। आगे कह रहा है कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग क्या होता है, तो कार्ड में प्रवेश। आगे कह रहा है कि ओपेक का पूरा नाम पूछ रहा है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आगे कह रहा है कि ओपेक का लाभ क्या है, तो पुस्तकें ऑनलाइन खोजना। आगे कह रहा है कि मार्क 21 में ये क्या है, तो आधुनिक संस्करण है। आगे कह रहा है कि AACR 2 में जो है एंट्री का मुख्य आधार क्या होता है, तो हेडिंग होता है। आगे कह रहा है कि ट्रिपल सी का मूल सिद्धांत क्या है, तो चेन प्रोडिक्टर होता है, यानी कि चेन श्रृंखला होती है। आगे कह रहा है चेन प्रोडिक्टर का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो सब्जेक्ट एंट्री में किया जाता है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल सी के अनुसार जो है मेन एंट्री में दिया जाता है, तो क्लास नंबर व बुक नंबर। फिर कह रहा है कि AACR 2 में जो है विवरण का क्रम होता है, तो ISBD के अनुसार। आगे कह रहा है यूनिफॉर्म टाइटल क्या है, तो एक जैसी कृतियों के लिए। आगे कह रहा है कि एनालिटिकल एंट्री ये क्या होती है, तो किसी अध्याय या लेखक के लिए। फिर कह रहा है कि सीरीज एंट्री क्या होती है, तो पुस्तक श्रृंखला के लिए। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट एंट्री क्या है, तो ये विषय पर आधारित प्रवेश के लिए। फिर कह रहा है कारपोरेट एंट्री क्या होती है, तो संस्थागत लेखक के लिए होती है। फिर कह रहा है एनोमोसिस जो है वर्क ये क्या होता है, तो जो है बिना लेखक की रचना के लिए। फिर कह रहा है कि AACR 2 में जो है एनामोसिस जो है वर्क ये क्या होता है, तो हेडिंग टाइटल होता है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल सी की भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल सी और AACR 2 का अंतर क्या है, तो AACR जो है भारतीय है, AACR माफ़ करिए, ट्रिपल सी जो है भारतीय है और AACR 2 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। फिर कह रहा है कि जो है फिलिंग रूल्स ये क्या है, तो प्रविष्टियों की व्यवस्था करने के नियम है। फिर कह रहा है कटर नंबर क्या है, तो लेखक के नाम का संक्षेप में अनुवाद। आगे कह रहा है कि शेयर्स लिस्ट ये क्या है, तो ये सब्जेक्ट हेडिंग है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। फिर कह रहा है LCSH ये क्या है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। फिर कह रहा है टाइटल एंट्री क्या है, तो पुस्तक के शीर्षक से किया जाता है। ऑथर एंट्री तो लेखक के नाम से। सब्जेक्ट एंट्री विषय के आधार पे। एडिटर एंट्री संपादक के नाम से। फिर कह रहा है कि ट्रांसलेटर एंट्री तो अनुवादक के नाम से। ट्रिपल सी में जो है बुक नंबर क्या होता है, तो कटर नंबर के आधारित होता है। फिर है कि AACR 2 में प्रत्येक विवरण को अलग अलग क्या किया जाता है, तो पंक्चुएशन किया जाता है। फिर कह रहा है कि ISBD में उपयोग होता है, तो 8 क्षेत्र का। फिर कह रहा है कि AACR 2 माफ़ करिए, मार्क टैग में जो है 245 किसके लिए है, तो टाइटल स्टेटमेंट। टैग 100 किसके लिए है, तो पर्सनल ऑथर के लिए। टैग 260 किसके लिए है, तो पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए। टैग 650 किसके लिए है, तो सब्जेक्ट हेडिंग के लिए। टैग 700 किसके लिए है, तो एडेड पर्सनल नेम के लिए। फिर कह रहा है कि टैग 300 किसके लिए है, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। आगे कह रहा है कि मार्क 200 किसके लिए है, तो ISBN के लिए एक है। अगला कह रहा है कि ISBN का पूरा नाम क्या होगा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा। फिर कह रहा है कि ISSN का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होगा। आगे कह रहा है कि ISBD में तीसरा क्षेत्र क्या है, तो एडिशन स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल सी में जो है हेडिंग चेन के नियम है, तो कैनन ऑफ प्रेपोटेशन है। फिर कह रहा है ट्रिपल सी में जो है लिंकिंग एंट्री क्या है, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है। अगला कह रहा है कि एंट्री एलिमेंट वह भाग जिसमें एंट्री एलिमेंट क्या होता है, तो वह भाग जिसमें प्रविष्टि
प्रारंभ होती है। फिर कह रहा है कि AACR 2 के अनुसार मुख्य लेखक पहले लेखक को माना जाता है जो पहला हो। आगे कह रहा है कि आरडीए मुख्य रूप से प्रयोग होता है। आरडीए का मुख्य रूप से किसमें प्रयोग होता है? तो रिलेशन डाटाबेस मॉडल में। फिर कह रहा है कि कैटलॉग का कार्य क्या है? तो सामग्री तक पहुंच सरल बनाना। फिर कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तो पुस्तकालय के संग्रह का क्रम में। फिर कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग है तो विभिन्न पुस्तकालयों का संयुक्त कैटलॉग। फिर कह रहा है कि CIP का अर्थ होता है तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। आगे कह रहा है कि CIP प्रदर्शित करता है तो पुस्तक के प्रकाशन पृष्ठ पर प्रदर्शित होता है पुस्तक के प्रकाशन पृष्ठ पर। फिर कह रहा है कि आरडीए का उपयोग किया जाता है तो डिजिटल वातावरण के उपयुक्त के लिए। आगे कह रहा है अथॉरिटी फाइल क्या होता है? तो नाम और विषय की मानक सूची। फिर कह रहा है कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? तो एक प्रविष्टि से दूसरे प्रविष्टि की ओर निर्देश। फिर कह रहा है कि AACR 2 का वॉल्यूम दो AACR 2 का वॉल्यूम जो है कितने हैं? तो 2 खंडों में है, 2 खंडों में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि आरडीए टूल किट क्या है? तो ये ऑनलाइन कैटलॉगिंग स्लाइड है। फिर कह रहा है कि AACR 2 और CCC ये दोनों जो है मैनुअल सूचीकरण के लिए है। मार्क और आरडीए दोनों जो है कंप्यूटर आधारित सूचीकरण के लिए है। आगे है कि टाइटल प्रॉपर ये क्या है? तो पुस्तक का मुख्य शीर्षक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरेलल टाइटल ये क्या है? तो किसी अन्य भाषा में शीर्षक। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है? तो ये लेखक संपादक की जानकारी देने से है। आगे कह रहा है कि इम्प्रिंट ये क्या है? तो प्रकाशन से संबंधित विवरण। फिर कह रहा है कि पिगिनेशन ये क्या है? तो पृष्ठों की संख्या। आगे कह रहा है कि डिमिनिसेशन ये क्या होता है? तो पुस्तक का आकार होता है डिमिनिसेशन। आगे कह रहा है कि सीरीज स्टेटमेंट जो है ये क्या है? तो पुस्तक श्रृंखला की जानकारी दे देना। नोट्स एरिया क्या होता है? तो अतिरिक्त जानकारी देना। अगला कह रहा है स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है? तो ISBN ISSN। अगला कह रहा है कैटलॉग का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचाना। अगला प्रश्न देख लेंगे, सॉरी अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव 100 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। तो ये इसके जो है इसमें जो है 8 टॉपिक को ही हमने सम्मिलित किया था। ठीक है। तो ये अंतिम टॉपिक रहेगा। तो चैनल को जो है जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद। राजीव आप सभी के सामने लाइब्रेरी साइंस संक्षिप्त विवरण के साथ एक बार फिर से हूँ। तो इसमें जो है आज हम लोग जो है सुबह में जो है DDC वगैरह सब पे DDC CC पे जो है UDC LCC पे देख चुके हैं। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जो है देख लीजिएगा। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे AACR 2 RDA CC कैटलॉग टाइप्स जो है ISBD और मार्क से रिलेटिव 100 क्वेश्चंस को, वह भी संक्षिप्त में। ठीक है। मात्र जो है 15 मिनट से कम की ही वीडियो बनेगी और ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी के, अगर आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए जो है चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। कैटलॉगिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो दस्तावेजों का व्यवस्थित विवरण देना। आगे कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है। इसका शॉर्ट नाम है CCC। के जनक कौन है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन। आगे कह रहा है कि CCC का पहला संस्करण कब आया? तो 1934 में। ठीक है। आगे कह रहा है कि AACR का पूरा नाम क्या होगा? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। आगे कह रहा है AACR 2 प्रकाशित हुआ तो 1978 में। ठीक है। अगला कह रहा है कि RDA का पूरा नाम क्या होगा? तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस होगा। आगे कह रहा है कि RDA लागू हुआ। RDA जो है कब लागू हुआ? तो ये 2010 में लागू हुआ। आगे कह रहा है कि ISBD का पूर्ण रूप होगा। ISBD का पूरा नाम पूछ रहा है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। आगे कह रहा है कि मेन एंट्री का अर्थ क्या होता है? तो किसी दस्तावेज का मुख्य विवरण। आगे कह रहा है कि एडेड एंट्री का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में बनाया है आपके लिए। ठीक है।
आप स्वयं से समझ लीजिए। एडेड एंट्री का मतलब होता है अतिरिक्त विवरण। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सब्जेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट एंट्री का मतलब होता है दस्तावेज का विषय दर्शाने वाली प्रविष्टि। टाइटल एंट्री का मतलब क्या होता है। तो दस्तावेज के शीर्षक पर आधारित प्रविष्टि। ऑथर एंट्री का मतलब क्या होता है। तो लेखक के नाम पर आधारित प्रविष्टि। आगे कह रहा है कि कैटलॉग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो डिक्शनरी और क्लासिफाइड। आगे कह रहा है कि डिक्शनरी कैटलॉग में क्या होता है। तो ए टू जेड क्रम में होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल क्रम में होता है। थोड़ा शोर हो रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। आगे कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है। तो ये जो है विषय वर्ग के अनुसार होता है क्लासिफाइड कैटलॉग। आगे कह रहा है क्लासिफाइड कैटलॉग का प्रयोग भारत में होता है। हाँ, अधिकतम भारत में होता है। आगे कह रहा है कि AACR सेकंड दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से भागों में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का नाम क्या है। तो ये विवरण है, यानी कि डिस्क्रिप्शन पर आधारित है। और पार्ट 2 AACR का जो है ये हेडिंग और एंट्री पर आधारित है। ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जो है 2 बार तो कम से कम देखिएगा अगर आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो, बाकी आपकी मर्जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCC का भारतीय कैटलॉगिंग कोड है। हाँ। आगे कह रहा है कि CCC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। आगे कह रहा है कि मेन एंट्री यानी कि CCC में कहा जाता है तो लीडिंग एंट्री के नाम से जो है जाना जाता है। आगे कह रहा है कि रंगनाथन ने चैन प्रोडक्टर यानी कि चैन कड़ी श्रृंखला का विकास किया। हाँ, उन्होंने ही किया था। आगे देखते हैं। चैन प्रोसीडर प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट हेडिंग में होता है। आगे कह रहा है कि CCC में ट्रेसिंग सेक्शन का प्रयोग होता है तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ट्रेसिंग सेक्शन CC में होता है तो एडेड एंट्री के संकेत हेतु किया जाता है। आगे कह रहा है कि बुक कैटलॉग मुद्रित रूप में होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सेल्फ कैटलॉग क्या होता है। तो ये पंक्तियों का समूह होता है, सेल्फ कैटलॉग। आगे देखते हैं कैटलॉग कार्ड कैटलॉग जो है ये किस पर आधारित होता है। तो ये कार्ड पर आधारित होता है। आगे कह रहा है कि ओपेक का पूरा नाम क्या होगा। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आगे कह रहा है कि ओपेक का प्रयोग जो है किस लिए होता है। तो यूजर द्वारा सामग्री खोजने हेतु किया जाता है। आगे कह रहा है कि कैटलॉग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए। देखिए, ओपेक का प्रयोग किया जाता है यूजर द्वारा सामग्री खोजने के लिए। कार्ड कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है पुस्तकालय संग्रह को खोजने के लिए। आगे कह रहा है कि मार्क का पूरा नाम क्या होगा। मार्क का पूरा नाम है मशीन रिट्रेबल कैटलॉगिंग। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मार्क का विकास किया गया। तो मार्क का विकास जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। आगे कह रहा है कि मार्क में डाटा फील्ड यानी कि टैग द्वारा पहचाने जाते हैं, ठीक है, ये टैग द्वारा। आगे कह रहा है मार्क का उपयोग ये स्वचालित कैटलॉगिंग में किया जाता है, उसका नाम है मशीनी रिट्रीवल कैटलॉगिंग। आगे कह रहा है कि ISBD तैयार किया। ISBD को किसने तैयार किया। तो इफ्ला के द्वारा तैयार किया गया। इफ्ला का पूरा नाम भी कभी पूछ सकता है आपसे, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 1927 में इस्टेब्लिश हुआ। 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ा गया। ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, बहुत व्यापक क्षेत्र है लाइब्रेरी साइंस का। आप लोग सोचते हैं कि 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ लिया तो जो है उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरे से बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर PDF ले लूँगा तो जो है मैं पास हो जाऊँगा। अरे भाई, 50 रुपया 100 रुपया की PDF लेने से अगर कोई पास हो जाता तो हर लड़का पास हो जाएगा। खैर छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं। ISBD का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये मानकीकृत विवरण देने के लिए। आगे कह रहा है कि हेडिंग का अर्थ होता है तो एंट्री का मुख्य बिंदु। आगे कह रहा है कि AACR 2 का प्रयोग होता है तो पुस्तकों और अन्य संसाधनों के विवरण हेतु। अगला कह रहा है कि पर्सनल ऑथर क्या होता है। तो ये व्यक्तिगत लेखक होता है।
आगे कह रहा है कि कॉर्पोरेट ऑथर क्या है, तो ये जो है कॉर्पोरेट ऑथर जो है ये संस्थागत ऑथर होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सुडामस ऑथर जो है क्या होता है, तो सुडामस ऑथर जो है ये क्या होता है, तो ये जो है छद्म नाम लेखक होता है। यूनिफॉर्म टाइटल क्या होता है, तो जो है एक जैसा शीर्षक जब एक से अधिक संसाधन में हो। एंट्री वर्ड क्या होता है, तो वह शब्द जिसमें प्रविष्टि शुरू होती है। आगे कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट ये क्या है, तो ये जो है लाइब्रेरी के दस्तावेजों की सूची जो उनके स्थान अनुसार हो। आगे देखते हैं, अगला कर रहा है कि फिलिंग रूल्स ये क्या है, तो प्रविष्टियों की क्रम व्यवस्था के नियम में है। आगे कर रहा है कि AACR 2 में नॉन बुक मटेरियल्स का विवरण है, तो हाँ शामिल है। आगे कह रहा है कि RDA आधारित है। RDA जो है किस पर आधारित है, तो FRBR और ये FRAD मॉडल पे। ठीक है, और ये जो है AACR 2 का संशोधित रूप है RDA। ठीक है, 2010 में आया। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला कह रहा है कि FRBR का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। आगे कह रहा है कि कैटलॉगर का कार्य क्या होता है, तो जो है दस्तावेजों का व्यवस्थित विवरण तैयार करना। आगे कह रहा है कि टाइटल पेज मुख्य स्रोत होता है, तो विवरण के लिए। एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा नेट। आगे कह रहा है कि कैटलॉगिंग कोड क्या होता है, ये तो ये जो है विवरण तैयार करने के लिए नियमों का समूह होता है। अगला कह रहा है कि AACR 2 में जो है फिजिकल विवरण ये क्या होता है, तो ये एक्सलेंट ऑफ आइटम कहलाता है, एक्सटेंट्स है। तो ठीक है, एक्सटेंट है ऑफ आइटम। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्लेट टाइटल जो है ये क्या होता है, तो ये जो है अन्य भाषा में दिया गया शीर्षक होता है। आगे कह रहा है कि वारंट टाइटल ये क्या होता है, तो पुस्तक प्रयुक्त अन्य शीर्षक के लिए होता है। फिर कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्या होता है, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ये क्या होता है, तो दस्तावेजों का विवरण जो कैटलॉग में जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हेडिंग टाइप क्या क्या होती हैं, तो नेम होता है, टाइटल होता है और सब्जेक्ट होता है हेडिंग टाइप में। फिर कह रहा है कि इनामत्स जो है काम जो है ये क्या कहलाता है, वर्क जो है, तो ये जो है जिसका लेखक ज्ञात ना हो, यानी कि अज्ञात या अनामक गुमनाम लेखक। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडेड एंट्री ये क्या होती है, तो मुख्य लेखक के अलावा अन्य के लिए एडेड एंट्री। अगला कह रहा है कि एनालिटिकल एंट्री ये क्या होती है, तो किसी पुस्तक के भाग का जो है विवरण होता है। आगे कह रहा है कि सीरीज एंट्री ये क्या कहलाती है, तो सीरीज के लिए की गई प्रविष्टि। आगे कह रहा है कि सब्जेक्ट हेडिंग ये क्या होती है, तो विषय आधारित प्रविष्टि होती है। फिर कह रहा है कि अथॉरिटी फाइल ये क्या होती है, तो स्वीकृत हेडिंग की सूची होती है। कह रहा है कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री ये क्या होती है, क्रॉस रेफरेंस, तो सी और सी आल्सो निर्देश होता है। ठीक है, देखें और इसे भी देखें। आगे कह रहा है कि एंट्री एलिमेंट क्या होता है, तो वह भाग जो प्रविष्टि को पहचानता है। अगला कह रहा है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है, तो जिससे यूजर जानकारी खोजता है। फिर कह रहा है कि CCC का एडिशन जो सबसे व्यापक है। ठीक है, तो 5वां एडिशन ये सबसे व्यापक है। आगे कह रहा है कि AACR 2 में चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो टाइटल पेज। आगे कह रहा है कि मार्क 21 जो है सबसे प्रसिद्ध जो है मार्क फॉर्मेट है, हाँ है। आगे कह रहा है कि मार्क में लीडर फील्ड किसके लिए होता है, तो रिकॉर्ड की जानकारी ये देता है। आगे कह रहा है कि मार्क का टैग 245 ये क्या है, तो ये जो है स्टेटमेंट को दर्शाता है। टैग 100 किसको, तो ये मेन ऑथर को दर्शाता है। टैग 260 किसको,
तो पब्लिकेशन डिटेल्स देता है। 300 टैग किसको देता है, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन को देता है। 650 जो है ये किसके लिए है, तो ये सब्जेक्ट एंट्री के लिए है। टैग 700 किसके लिए है, तो ये ऐड ऑथर के लिए है। आगे कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल ये क्या है, तो ये सभी सूचना संसाधनों का रिकॉर्ड है। दोस्तों क्या होता है ना, एक दिन में जो है मैं 5 से 7 वीडियो बना रहा हूँ ताकि राजस्थान और बिहार का एग्ज़ाम बहुत जल्द, राजस्थान का तो क्लियर है 27 जुलाई को है और बिहार का भी है, उसमें मैं अधिक से अधिक जो है मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है मैं जल्दी से जल्दी जितना भी मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी देने के चक्कर में क्या होता है कि बोलते बोलते कभी कभी जीभ जो है लटपटाने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। उद्देश्य आपको जो है जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि 100 क्वेश्चन बताने में आपका 2 से ढाई घंटा ले लेते हैं, आप जो है जाके देख लीजिए। लेकिन मेरी आज से 3 साल पहले की भी वीडियो देखिए और आज की भी वीडियो देखिए, हम ना उस समय अधिक समय लेते थे और ना आज अधिक समय लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकेशन सिंबल जो है ये किसके लिए होता है, तो पुस्तक का स्थान दर्शाने वाला चिन्ह होता है। आगे कह रहा है कि AACR 2 में AACR 1 से सुधार किया गया तो अधिक विस्तृत और आधुनिक, ठीक है। आगे कह रहा है कि CCC में एंट्री का आधार है तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट का। आगे देखते हैं कि ISBD में 8 एरिया होते हैं, हाँ 8 एरिया होते हैं। आगे कह रहा है कि RDA ने AACR 2 को रिप्लेस किया, हाँ बताया ही आपको कि 2010 में। आगे कह रहा है कि ओपेक का लाभ होता है, ओपेक का लाभ क्या है, तो यूजर द्वारा स्वयं खोज की सुविधा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपन एक्सेस कैटलॉग ये क्या है, तो उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। आगे कह रहा है कि CCC भारतीय परंपरा से मेल खाता है, हाँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलिंग रूल्स में इग्नोर वर्ड्स क्या है, तो ए एंड द, ठीक है, अ एंड द। आगे कर रहा है कि पर्सनल नेम एंट्री क्या है, तो सर नेम फोर नेम के आधार पर। अगला कर रहा है कॉर्पोरेट एंट्री ये क्या होती है, तो ये जो है संस्था का नाम होता है। अगला कर रहा है कि एनालिटिकल एंट्री का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये किसी अध्याय या लेखक के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि AACR 2 के भाग 2 का मुख्य विषय क्या है, तो एक्सेस पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA का उद्देश्य है, तो डिजिटल युग के अनुसार कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR का स्टैंडर्ड जो है कौन सा है, मानक मतलब कौन सा है, तो ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। अरे बाप रे, 2709 है। आगे कह रहा है कि टाइटल प्रॉपर ये क्या होता है, तो ये जो है मुख्य शीर्षक होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जनरल मटेरियल डिग्निजेशन ये क्या होता है, यानी कि GMD, ठीक है। जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन ये क्या होता है, तो सामग्री का ये प्रकार होता है। आगे कह रहा है कि एक्सटेंस ये क्या होता है, तो पुस्तक की लंबाई, चित्र आदि होती है। आगे कह रहा है कि डिमिनेशंस ये क्या होता है, तो ये जो है पुस्तक का आकार होता है। आगे कह रहा है कि नोट एरिया ये क्या होता है, तो ये अतिरिक्त एंट्री होती है, नोट एरिया। आगे कह रहा है कि स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है, तो ये जो है ISBN या ISSN, ठीक है। ISBN जो है 13 अंक रख लीजिएगा, 5 भाग में डिवाइड है, और ये जो है 8 में रख लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे जो है बिब्लियोमेट्रिक्स से, ठीक है। बिब्लियोमेट्रिक्स से सेंट्रोमेट्रिक्स से जो है इसमें भी 100 क्वेश्चंस है। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही आपको ये सारी वीडियो जो है इसमें जो है 8 जो है टॉपिक शॉर्ट्स में मैंने तैयार किया हुआ है, तो इसे मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगा आज के आज, ठीक है। तो मैं वीडियो कभी भी डाल देता हूं, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है,
और आप जो है चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लाइब्रेरी से रिलेटिव नोटिफिकेशन है मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाको में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हमने अभी तक 7 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज जो है 8वां और इसका जो है अंतिम टॉपिक ही है। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटिव है। ये शॉर्ट्स नोट्स है, आपको कम समय में जो है अधिक तैयारी करने का जो है मौका मिल सके, इसलिए जो है सुपर फास्ट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे बिना किसी रुकावट के, ताकि आपका कम से कम समय में ले सको। तो आगामी जितने भी लाइब्रेरियन के एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे द्वारा किए गए कार्य से आपको अगर किसी भी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट करिएगा पसंद आए तो, और आपके फीडबैक की मुझे आवश्यकता रहती है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पुस्तकालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? शॉर्ट्स में बनाया हूँ क्वेश्चनों को, ताकि जल्दी से जल्दी आप सभी का पूरा कर दूं। तो कुशल संचालन और सेवा वितरण। आगे कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन का आधार क्या है? तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आगे देखते हैं, लाइब्रेरी प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना। ठीक है, प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हेनरी फ्योल को जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने तत्व हैं? इनका पूरा नाम हेनरी फ्योल है। ठीक है, तो ये ऊपर दिया भी है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो है इन्होंने दिया था। आगे कह रहा है कि पोस्ट कॉर्प का अर्थ क्या होता है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। ठीक है, आगे कह रहा है पोस्ट कॉर्प सिद्धांत किसने दिया है? तो लूथर गुलिक के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। आगे कह रहा है पुस्तकालय में योजना बनाना क्या है? तो संसाधनों को सही प्रयोग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो उपयुक्त कर्मचारी की अ, नियुक्ति करना। आगे कह रहा है कि डायरेक्टिंग का अर्थ क्या होता है? तो कार्य का नेतृत्व व मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न कह रहा है कंट्रोलिंग जो है ये क्या होता है? तो कार्य की निगरानी करना। अगला कह रहा है कि मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? तो स्टाफ को प्रेरित करना। अगला कह रहा है कि कम्युनिकेशन का महत्व क्या होता है? तो स्टाफ और यूजर के बीच स्पष्ट संवाद। आगे कह रहा है कि डिलीगेशन का अर्थ क्या होता है? तो कार्य का विभाजन। फिर कह रहा है कि टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क क्यों आवश्यक होता है? तो पुस्तकालय के कुशल संचालन हेतु। फिर कह रहा है कि टीम मैनेजमेंट क्या होता है? तो सेवाओं की शीघ्रता बढ़ाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, सॉरी माफ करिए, थोड़ा जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। आगे कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये क्या होता है? तो कर्मचारियों के बीच जो है मनभेद को जो है सुलझाना। अगला प्रश्न कह रहा है कि SWOT एनालिसिस ये क्या होता है? तो ये जो है स्ट्रिंग वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और हर्ट होता है। आगे कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग ये क्या होता है? तो कुशल प्रबंधन का आधार होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है स्टाफ मैनुअल ये क्या होता है? तो नीतियों और क्रियाओं की गाइड होती है। फिर कह रहा है कि लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है? तो सलाहकार निकाय होता है। फिर कह रहा है कि बस्टिंग क्या होती है? तो वित्तीय नियोजन होता है। आगे कह रहा है कि एक्विजिशन रजिस्टर ये क्या होता है? तो पुस्तकें जोड़ने का रिकॉर्ड होता है। फिर कह रहा है कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? तो पुस्तकों का मिलान करने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरी रूल ये क्या होता है? तो उपयोगकर्ता और अनुशासन बनाए रखने हेतु होता है। आगे कह रहा है कि स्टाफ मीटिंग ये क्या होता है? तो नियमित संवाद के लिए होता है। फिर कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट ये क्या है? तो पुस्तकालय की प्रगति का लेखा जोखा करना। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरी सुपरविजन ये क्या है? तो ये निगरानी व गुणवत्ता नियंत्रण होता है। आगे कह रहा है ओपन एक्सेस सिस्टम क्या होता है? तो पाठक स्वयं पुस्तक चुन सके। आगे कह रहा है चार्जिंग सिस्टम ये क्या होता है? तो पुस्तकों का निर्गम व वापसी। आगे कह रहा है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम ये क्या है? तो कार्ड आधारित प्रणाली है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम ये क्या है? तो कार्ड व तिथि पर्ची प्रणाली है। ठीक है, यानी कि ब्राउन चार्जिंग प्रणाली एक कार्ड प्रणाली है। ठीक है, और जो है न्यूयॉर्क जो है 2 कार्ड है, रंगनाथन ने 3 कार्ड प्रणाली दिए थे। आगे कह रहा है कि लीडर चार्जिंग सिस्टम ये क्या है? तो रजिस्टर आधारित प्रणाली है। आगे कह रहा है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में प्रशासन क्या होता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में प्रशासन क्या होता है? तो लाइब्रेरियन के अधीन होता है। आगे कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी में प्रशासन, तो ये जो है
डायरेक्टर के अधीन होता है। आगे कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी का नियंत्रण किसके अधीन होता है, तो भारत सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी जो है ये किसके लिए होती है, तो छात्र व शिक्षा की सेवा हेतु। आगे कह रहा है कि स्पेशल लाइब्रेरी, तो ये विशेषज्ञता क्षेत्र पर आधारित होती है। आगे कह रहा है कैलकुलेशन सेक्शन, ये क्या होता है, तो पुस्तक निर्गम व वापसी। ठीक है। आगे कह रहा है कि टेक्निकल सेक्शन, ये क्या होता है, तो ये सूचीकरण व वर्गीकरण करता है। आगे कह रहा है कि रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, तो संदर्भ सेवा देना इसका काम होता है। आगे कह रहा है एक्विजिशन सेक्शन, ये क्या होता है, तो पुस्तकें प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है पीरियोडिकल सेक्शन में क्या होता है, तो पत्रिकाओं और जर्नलों का प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंडिंग सेक्शन में क्या किया जाता है, तो पुस्तकों की मरम्मत की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैन्युफैक्चरेशन सेक्शन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरेशन सेक्शन में क्या होता है, तो पुस्तकों की साफ सफाई और देखभाल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट के प्रकार होते हैं, तो लाइन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, जीरो बेस्ड हो गया, ये बजट के प्रकार होते हैं। आगे कह रहा है कि लाइन आइटम बजट क्या होता है, तो वस्तुओं के अनुसार वितरण। अगला प्रश्न कह रहा है परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, तो कार्य प्रदर्शन के अनुसार। आगे कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजट, ये क्या होता है, तो नई योजना से शुरुआत करना, ZBB। अगला प्रश्न कर रहा है एक्सपेंडिचर रजिस्टर, ये क्या होता है, एक्सपेंस रजिस्टर क्या होता है, एक्सपेंसेस, तो ये जो है खर्च का रिकॉर्ड रखता है। अगला कह रहा है कि बजट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये व्यय की पुष्टि होता है। आगे कह रहा है कि सैलरी रजिस्टर क्या होता है, तो कर्मचारियों का वेतन व विवरण होता है, वेतन विवरण होता है। अगला कह रहा है कि सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है, तो कर्मचारियों की सेवा की जानकारी। अगला प्रश्न कर रहा है कि लीव रजिस्टर क्या होता है, तो ये छुट्टियों का रिकॉर्ड रखता है, लीव रजिस्टर। अगला प्रश्न कर रहा है कि ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, तो कार्यों का समय निर्धारण होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रिजर्वेशन रजिस्टर, ये क्या होता है, तो आरक्षित पुस्तकों का रिकॉर्ड होता है। अगला कह रहा है कि सजेशन रजिस्टर, ये क्या होता है, तो सुझाव का संकलन होता है। अगला कह रहा है कि कंप्लेंट रजिस्टर, ये क्या होता है, तो शिकायतों का समाधान। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरी स्टाफ में प्रमुख कौन कौन से होते हैं, तो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये क्या होता है, तो सहायक कार्यों में सहयोग करना। अगला कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, तो लाइब्रेरी सेवाओं का आधार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर स्टिफिकेशन, ये क्या होता है, तो सेवा की गुणवत्ता का मापदंड होता है। आगे कह रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है, तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन होता है। अगला कह रहा है कि ट्यूक्यूम का अर्थ क्या होता है, तो टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है। आगे कह रहा है कि ट्यूक्यूम का उद्देश्य क्या होता है, तो सेवा गुणवत्ता में सुधार। आगे कह रहा है कि बेंचमार्किंग, ये क्या है, तो श्रेष्ठ कार्य मानकों की तुलना करना। अगला प्रश्न कह रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है, कार्य और जिम्मेदारियों की सूची। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पदानुक्रम का दृश्य रूप है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, ये क्या होता है, तो ये जो है समन्वय बनाए रखना होता है। आगे कह रहा है कि डिसीजन ट्रे क्या होता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। आगे कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेलेस, ये क्या है, तो कार्य मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है फीडबैक सिस्टम, ये क्या होता है, तो निरंतर सुधार की प्रतिक्रिया होती है। आगे कह रहा है प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या है, तो व्यावसायिक आचरण होता है। आगे कह रहा है कि रिसोर्स शेयरिंग क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते बोलते काफ़ी वो हो जाता है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, तो संसाधनों का आदान प्रदान। फिर कह रहा है कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया, ये क्या है, तो पुस्तकालयों का सहयोग समूह है। फिर कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट और डेलनेट, ये क्या है, तो प्रबंधन में सहायक है। आगे कह रहा है कि आईसीटी इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये क्या है, तो दक्षता में वृद्धि है। आगे कह रहा है कि ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो कोहा सोल लिप्सिस। आगे कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर, ये क्या है, तो इन्फिनिट द्वारा विकसित है सोल सॉफ्टवेयर। आगे कह रहा है कोहा क्या है, तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आगे प्रश्न कह रहा है कि RFID टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है, तेज और कुशल संचालन हेतु RFID का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बार कोड टेक्नोलॉजी, ये क्या है, तो किताबों की पहचान के लिए होता है। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये क्या है, तो मैनुअल कार्य का डिजिटलाइजेशन करना,
डिजिटलीकरण करना या डिजिटलाइजेशन करना। आगे एक प्रश्न करा है MIS का पूरा नाम क्या होगा, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। अगला प्रश्न करा है कि MIS ये क्या है, तो निर्णय लेने के लिए डाटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न करा है कि लाइब्रेरी सिक्योरिटी क्या है, तो CCTV मतलब लाइब्रेरी सिक्योरिटी जो है क्या होती है, तो ये CCTV, गेट, रजिस्टर, ये सभी जो है सिक्योरिटी के प्रकार होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्या होता है, तो आपदा में दस्तावेज की सुरक्षा करने वाला हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल प्रिजर्वेशन ये क्या होता है, तो डिजिटल सामग्रियों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन लाइब्रेरी क्या है, तो पर्यावरण हितैषी पुस्तकालय। आगे कह रहा है कि स्टाफ मोटिवेशन क्या है, तो पुस्तकालय प्रोन्नति, पुरस्कार और प्रोन्नति। आगे कह रहा है कि लीडरशिप स्टाइल ये क्या है, निरंकुश, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप। आगे कह रहा है कि डेमोक्रेट लीडरशिप ये क्या होता है, तो ये जो है पुस्तकालय के लिए उपयुक्त होता है। आगे कह रहा है कि स्ट्रेटेगिक प्लानिंग ये क्या होती है, तो ये जो है दीर्घकालीन योजना होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये तो तत्कालीन सेवाओं हेतु होता है। आगे कह रहा है कि एनुअल प्लानिंग ये क्या है, तो वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करता है। आगे कह रहा है परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये क्या होता है, तो उपयोगकर्ता संतुष्टि संग्रह उपयोग के लिए होता है। आगे कह रहा है क्वालिटी ऑडिट ये क्या है, तो सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए है। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरी पॉलिसी ये क्या है, तो नियम, प्रक्रिया और संदेश। आगे कह रहा है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट ये क्या है, तो दस्तावेजों का संरक्षण है। आगे कह रहा है कि सफल पुस्तकालय प्रबंधन ये क्या है, तो योजनाबद्ध, पारदर्शी और उपयोगकर्ता उन्मुख। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो ये हमारे 800 प्रश्न जो है इस सेशन के जो है शॉर्ट्स में थे, मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर इसकी PDF आपको चाहिए, ठीक है, तो मेरा नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ। 800 प्रश्न इसमें है सिर्फ शॉर्ट्स में, ठीक है। 9795150005, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। इस PDF के लिए आपको 10 रुपया मात्र, ठीक है, क्योंकि जो क्लर्क टाइप किया है भाई उसकी भी कुछ अपना मेहनत चाहिए। इसको करने में जो है उसने पूरे 2 दिन लगाए, ठीक है, 8-8 घंटे काम करके जो है उसने इसे तैयार किया। तो मात्र 10 रुपया, ठीक है, पर स्टूडेंट मात्र 10 रुपया इसकी क्वेश्चन का दाम रखा गया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 1 पैसा 2 पैसा भी कीमत नहीं है एक क्वेश्चंस की। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको उसने छांटा, आपके लिए लेकर आया। तो आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप सिर्फ करिएगा, किसी तरीके का कोई संचार नहीं। इसी नंबर पे पेमेंट करिएगा, ठीक है, इसी नंबर पे पेमेंट करके आप हमसे इस PDF को ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चैनल पे जो है 700 के करीब में वीडियो उपलब्ध है लाइब्रेरी साइंस के, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी के सामने जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव ऑनलाइनर 100 क्वेश्चंस के साथ जो है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्किंग से लेके आया हूँ। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और ये लाइब्रेरियन के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान, बिहार, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, किसी की भी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे स्टेट का पेपर देने वाले हों, BPSC का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या होगा? इफ्ला का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था, इस चीज़ को भी थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। इफ्ला की स्थापना 1927 में, इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इफ्ला की भारतीय सदस्य संख्या जो है कौन है, तो ILA है, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इफ्ला का सदस्य है, ठीक है। ILA को जो है 1933 कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि इफ्ला द्वारा आयोजित प्रमुख सम्मेलन कौन सा है, तो WLIC है, यानी कि वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन इफ्ला के द्वारा
किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल RLF का पूरा नाम क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। आगे कह रहा है कि ट्रिपल RLF की स्थापना 1972 में हुई थी। आगे कह रहा है कि ट्रिपल RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। ट्रिपल RLF कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है? तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु। अगला कह रहा है कि ट्रिपल RLF एक है, क्या है? तो ये स्वायत्त संस्था है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल RLF कार्य करता है, तो किसके लिए कार्य करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत करता है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल RLF के संस्थापक अध्यक्ष जो है तो BS केशवन थे। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, BS केशवन नहीं थे, ठीक है। BS केशवन जो है नेशनल लाइब्रेरी के से रिलेटिव थे। और जो है ट्रिपल RLF के अध्यक्ष जो थे ये BP बरुआ थे, ठीक है। इसको जो है आप कट कर लीजिएगा। जो लोग भी मेरे से ये PDF लेंगे, मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले भी बताया कि इसका जो है पेमेंट आप मात्र जो है 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया जो है दे के ले सकते हैं। और इसमें आप संशोधन थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये जो है BP बरुआ जो है इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, BP बरुआ। और इसके वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में भी नोट कर लीजिए, वर्तमान जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके अध्यक्ष हैं, नोट कर लीजिएगा। आप PDF का प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो इसको जो है आप कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो है वर्तमान की बात करूं तो गजेंद्र सिंह हैं। और प्रोफेसर जो है अजय प्रताप सिंह इसके निर्देशक हैं वर्तमान में। अजय प्रताप सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सॉरी महानिर्देशक हैं, ठीक है। तो इसको आप कट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इन्फ्लिबनेट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट की स्थापना 1991 में। इन्फ्लिबनेट कार्य करता है किसके अधीन? UGC के अधीन। इन्फ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में है। इन्फ्लिबनेट का प्रमुख प्रोजेक्ट क्या है? तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध सिंधु। अगर आगे कह रहा है कि शोध गंगा में संग्रह किसका है? तो शोध प्रबंधों का है। शोध गंगोत्री, ये इसमें क्या है? तो प्रस्तावित शोध विषयों का भंडार। प्रस्तावित गंगोत्री में प्रस्तावित शोध विषयों का भंडार है और शोध गंगा में शोध प्रबंधों का है। ई शोध सिंधु में क्या है? तो ई रिसोर्स का कंसोर्टिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट का पूरा नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट की स्थापना 1988 में की गई। डेलनेट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डेलनेट का उद्देश्य क्या है? तो लाइब्रेरी संसाधनों की नेटवर्किंग। आगे कह रहा है कि डेलनेट के सेवा क्षेत्र कौन से हैं? तो ILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन और यूनियन कैटलॉग डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ये सभी जो है इसके सेवा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट में पुस्तकालयों की संख्या कितनी है? तो 7500। आगे कह रहा है प्लस है, ठीक है, प्लस है। इन्फ्लिबनेट एक है, इन्फ्लिबनेट ये क्या है? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये। आगे कह रहा है NDL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDL का संचालन कौन करता है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDL का उद्देश्य क्या है? तो एकल डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का योगदान, तो ये जो है वैश्विक पुस्तकालय विकास में यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे कह रहा है कि ILA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ILA की स्थापना 1933 में। ILA का मुख्यालय तो दिल्ली में है। एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा आप सभी को, ILA की जब स्थापना हुई थी तो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद दिल्ली आया, फिर कलकत्ता गया, फिर दिल्ली आया और तब से आज तक दिल्ली ही है, ठीक है। तो 2 बार दिल्ली, 2 बार कलकत्ता। आगे कह रहा है कि ILA का पहला अध्यक्ष, नहीं ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ILA का पहला अध्यक्ष जो है रंगनाथन नहीं थे, ठीक है। तो ये जो ऐसा रंगनाथन दिया है इसे आप कट करके MO थॉमस कर लीजिए, ठीक है, MO थॉमस, ठीक है, MO थॉमस थे। और वर्तमान समय में जो है प्रोफेसर मोहन राम भाऊ हैं, प्रोफेसर राम भाऊ हैं। तो ये जो है रॉन्ग आंसर है।
इसे मैं सही कर दूंगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISLA, ठीक है, का पूरा नाम क्या होगा? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स होगा, ठीक है। ISLA की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। इसका मुख्यालय तो कोलकाता में है। ISLA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये विशेष पुस्तकालयों की सेवा से रिलेटिव है। आगे कह रहा है कि एटलिस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा। आगे कह रहा है कि एटलिस की स्थापना तो 1969 में। एटलिस का उद्देश्य क्या है? तो LIS के शिक्षकों का विकास करना। आगे कह रहा है कि इंस्डॉक का पूरा नाम क्या होगा? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्डॉक का विलय निस्कियर में हो गया, ठीक है, 2002 में ना। निस्कियर का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। निस्कियर को अब जो है किस नाम से जाना जाने लगा? तो NISCPR के नाम से जो है जाना जाने लगा, साइंटिफिक एंड पॉलिसी रिसर्च के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि NKC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल नॉलेज कमीशन होगा। NKC की स्थापना तो 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि NKC के अध्यक्ष तो सैम पेट्रोदा थे, ठीक है, और इसका विघटन हो चुका है। आगे कह रहा है कि इन्फ्लुनेट का प्रमुख प्रोग्राम क्या है? तो UGC इन्फोनेट। आगे कह रहा है कि UGC इन्फोनेट क्या है? तो विश्वविद्यालयों के लिए ई संसाधन है। आगे कह रहा है कि इन्फ्लुनेट संचालित करता है तो LIS गेटवे। आगे कह रहा है कि डेलनेट प्रदान करता है तो यूनियन कैटलॉग बुक को। आगे कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग क्या है? तो संयुक्त पुस्तकालय सूची है। आगे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या है? तो दस्तावेजों की आपूर्ति है। फिर कह रहा है इंटर लाइब्रेरी लोन, ये क्या है? तो पुस्तकालयों के बीच साझेदारी। फिर कह रहा है कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ये क्या होता है? तो समूहों में संसाधन खरीदना, समूह में। आगे कह रहा है ई शोध सिंधु का गठन कब हुआ? तो 2015 में। आगे कह रहा है NDL में भाषा विकल्प हैं तो 10+ भाषाएं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। फिर कह रहा है NDL में कंटेंट का प्रकार तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो है, ठीक है। आगे कह रहा है कि DOAJ का पूरा नाम क्या होगा? तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। फिर कह रहा है कि DOAJ का एक है DOAJ, ये निःशुल्क जनरल पोर्टल है। फिर कह रहा है OCLC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। फिर कह रहा है कि OCLC का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है। फिर कह रहा है कि OCLC संचालित करता है तो वर्ल्ड कैट, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है संघीय सूची है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे दे भी दिया, यूनियन कैटलॉग है। वर्ल्ड कैट जो है विश्व की सबसे बड़ा जो है यूनियन कैटलॉग है। फिर कह रहा है यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है ये क्या है? तो पुस्तकालयों की भूमिका पर जो है जारी किया गया। इफ्ला मैनिफेस्टो ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज कब जारी किया गया? तो 1994 में। आगे कह रहा है कि डेलनेट की ऑनलाइन सेवा है तो वेब ओपेक। आगे कह रहा है कि LIS लिंक है तो ये भारतीय LIS समुदाय के लिए जो है प्लेटफॉर्म है। आगे कह रहा है कि लाइब्रेरियंस डे जो है मनाया जाता है तो 12 अगस्त को। रंगनाथन मेमोरियल लिटरेचर, ये क्या है? तो ILA द्वारा आयोजित है। तो अगला कह रहा है कि इफ्ला सेक्शंस जो है ये क्या है? तो ये जो है 50+ विषयों का क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि आइसलिक बुलेटिन क्या है? तो ये शोध पत्रिका है। आगे कह रहा है ILA बुलेटिन कौन सी है? तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका। आगे कह रहा है कि डेलनेट स्पेशल कैटलॉग, ये क्या है? तो ये थीसिस से रिलेटिव है। आगे कह रहा है शोध गंगा की मेन यूनिवर्सिटी जो है कितनी जो है सम्मिलित हैं? तो 500+ हैं शोध गंगा की मेंटर यूनिवर्सिटी। आगे कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस जर्नल्स यानी कि डेसी डॉक। आगे कह रहा है कि NDL इंडिया पोर्टल का URL है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है क्या है? तो ndl.iitkgp.ac.in है, ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है। आगे कह रहा है कि इफ्ला की भाषा है तो अंग्रेजी है। आगे कह रहा है RRRLF कार्य करता है तो मैचिंग ग्रांट के आधार पर, ठीक है। आगे कह रहा है कि डेलनेट द्वारा उपलब्ध सेवा है तो यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स। आगे कह रहा है कि इन्फ्लिनेट की ई थीसिस सेवा है तो शोध गंगा। अगला कह रहा है कि लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है तो 14 से 20 नवंबर को।
एक चीज़ मैं आप सभी को जो है बताना चाहूँगा, मैंने जो है आज पोस्ट किया, आज नहीं परसों किया था। क्वेश्चन मैंने जो है 3 दिए थे इसी से रिलेटिव, ठीक है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है और पुस्तकालय सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं स्क्रीनशॉट कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। अभी तक मतलब 3 दिन में जो है 600 प्लस स्टूडेंट ने जो है उसका जवाब दिया है। उसमें 13% स्टूडेंट ने जो है सही जवाब दिया है। अब बताइए, 13% स्टूडेंट ने जो है सही जवाब दिया है। क्वेश्चन क्या था, इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन हमने पूछा था। चैनल पे मेरे खोलिएगा जीके महाकुंभ को, वहाँ पे जो है प्ले लिस्ट है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, उसके सबसे लास्ट में जो है पोस्ट का ऑप्शन है, उसमें जो है जाकर देखिएगा। करीब 700-800 प्रश्न मैंने पोस्ट कर डाले हैं अब तक, तो वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देते भी हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, अब चाहे जिसकी वजह से जो है मात्र 13% स्टूडेंट ने जवाब दिया है। तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो देखिए जो है इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे जो है 10 जुलाई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वाचन दिवस है, वचन नहीं, वाचन दिवस जो है ये 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 19 जून को मनाया जाता है। तो ये तो लाइब्रेरी के हर स्टूडेंट को जो है इसके बारे में तो इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर इतना पता नहीं है तो फिर काहे का LIS के स्टूडेंट हो यार आप। मेरी बात बुरी लगेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। इफ्ला ग्रोविंग बोर्ड में जो है, गवर्निंग जो है बोर्ड में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है समय समय पर जो है किया जाता है। इफ्ला गवर्निंग जो है बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत की तरफ से जो है ILA जो है जाता है, और समय समय पर इसका आयोजन होता है। अगला कह रहा है कि इन्फिनिट के डायरेक्टर कौन होता है, तो UGC द्वारा नियुक्त होता है। आइसलिक का प्रमुख आयोजन तो सेमिनार संगोष्ठियाँ होती हैं। UGC का कार्य क्या है, तो उच्च शिक्षा के लिए नीति निर्धारण करना। आगे है कि LIS एजुकेशन को नियंत्रित करने वाली संस्था, तो UGC है। आगे कह रहा है कि LIS क्षेत्र का राष्ट्रीय गठन ILA के द्वारा। आगे कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल ये क्या है, तो यूनियन कैटलॉग के माध्यम से किया जाता है। नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो संसाधन साझा करना होता है। फिर है कि इंटर लाइब्रेरी कॉरपोरेशन ये क्या है, तो लाइब्रेरी नेटवर्क का आधार है। आगे कह रहा है कि NDL में उपयोगकर्ता पंजीकरण किस तरीके से है, तो ये निःशुल्क है। फिर कह रहा है कि डेल नेट के संस्थापक जो है कौन है, तो HK कॉल, ठीक है। आगे कह रहा है कि निस्कियर अब किस नाम से जो है जाना जाता है, तो NIS CPR के नाम से जाना जाता है। 2021 में जो है इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों जो है ये टॉपिक हमारा जो है समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो है हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव है, तो इसे जो है ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है आपके 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सभी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैं राजीव आपके सामने लाइब्रेरी साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की टॉपिक में आज जो है हम लोग जो है बिब्लियोमेट्रिक से रिलेटिव जो है 100 क्वेश्चंस देखेंगे, और ये क्वेश्चंस जो है आपके आगामी लाइब्रेरियन की परीक्षाओं में उपयोगी हैं। आप कोई भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम दे रहे हों, ये क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनको संक्षिप्त में बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम समय में जो है लाइब्रेरी का टॉपिक जो है कवर हो, क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन जो है 27 जुलाई को जो है कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके सीरीज में, और जो है बिहार लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम हाल ही में आने वाला है। तो आप कहीं के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों जो है अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
प्रार्थना है कि आप लोग जो है चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 100 क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट्स में बनाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी अधिक क्वेश्चंस देख सकें। तो ग्रंथ सूची विश्लेषण। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द जो है प्रचलन में ये कब आया। तो 1969 में ये आया। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द जो है दिया, ये जो है किसके द्वारा जो है दिया गया। तो ये जो है एलन पिचर्ड के द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स का मुख्य उपयोग किस में होता है। तो सूचना के मात्रात्मक विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो है सूचना की मापन प्रक्रिया से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रोमेट्रिक्स का संबंध किससे है। तो ये जो है विज्ञान की उत्पादकता से रिलेटिव है। अगला कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्सिंग का विकास किसने किया। एक एक प्रश्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो है डीडीसी, सीसी, एलसीसी वगैरह, यूडीसी मार्क, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ जो है उपलब्ध है। आज मैं आपके लिए जो है कोशिश करूंगा 8 इसमें टॉपिक मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, यानी कि 800 प्रश्न बनाया है। इसको आप जरूर देखिएगा। तो यूजिन गारफील्ड के द्वारा इसका विकास किया गया। अगला कह रहा है कि SCI का पूरा नाम क्या हुआ। SCI तो साइंस साइटेशन इंडेक्स इसका पूरा नाम होगा। आगे कह रहा है कि SCI का विकास किसने किया। तो ISI संस्था के द्वारा किया गया, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि हमारा बिब्लियोमेट्रिक्स लॉ की संख्या जो है कितनी है। तो 3 प्रमुख हैं। अगला कह रहा है कि लोटका लॉ जो है, लोटका का नियम जो है ये किससे रिलेटिव है। तो ये लेखक की उत्पादकता से रिलेटिव है। अगला कह रहा है कि लोटकास लॉ जो है ये किसने दिया। तो अल्फ्रेड लोटका के द्वारा दिया गया। कब दिया गया। तो 1926 में दिया गया। आगे कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड लॉ जो है ये किससे रिलेटिव है। तो ये जनरल विवरण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड्स लॉ जो है किसने दिया। तो सैमुअल सी ब्रेडफोर्ड के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड्स लॉ जो है का प्रयोग किसमें होता है। तो कोर जनरल्स की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि जीफ लॉ संबंधित है। जीफ लॉ जो है ये शब्द आवर्ती से संबंधित है। आगे कह रहा है कि जीफ लॉ दिया, ये किसने दिया। तो गोर्ग जीफ के द्वारा जो है दिया गया। आगे कह रहा है साइटेशन एनालिसिस ये क्या होता है। तो उद्धरणों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। आगे कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या होता है। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या होता है। तो दो लेखकों का समान स्रोत उपयोग। आगे कह रहा है को साइटेशन ये क्या होता है। तो को साइटेशन जो है दो लेखक एक साथ उद्धृत हों। आगे कह रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो ये किसी जनरल की गुणवत्ता का माप होता है। आगे कह रहा है इम्पैक्ट फैक्टर का विकास किसने किया। तो यूजिन गारफील्ड के द्वारा जो है इम्पैक्ट फैक्टर का विकास किया गया। आगे कह रहा है एच इंडेक्स का अर्थ होता है। एच इंडेक्स का अर्थ जो है क्या होता है। तो उत्पादकता और प्रभाव दोनों का माप। आगे कह रहा है कि एच इंडेक्स किसने दिया। तो जॉर्ज हैरिस ने दिया। आगे देखते हैं जी इंडेक्स ये क्या है। जी इंडेक्स क्या है। तो एच इंडेक्स का विस्तृत रूप ही जी इंडेक्स है। आगे कह रहा है कि जी इंडेक्स किसने दिया। तो लियो गिग के द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओबशोल्स ये क्या होता है। ओबशोल्सेंस जो है ये क्या होता है। तो ये दस्तावेजों की प्रासंगिकता की समाप्ति से रिलेटिव है। आगे कह रहा है कि हाफ लाइफ ये क्या होती है। तो ये जो है उपयोग की गई सामग्री का मध्यकाल होता है। आगे कह रहा है कि साइटेशन हाफ जो है ये लाइफ ये क्या होती है। तो एक निश्चित समय में आधे उद्धरण, ठीक है, एक निश्चित समय में आधे उद्धरण से रिलेटिव है। आगे कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स का मूल क्षेत्र ये क्या है। तो लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटिव है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेटिक्स शब्द किसने दिया? तो ओट नेक के द्वारा दिया गया, ओट नेक के द्वारा दिया गया। आगे कह रहा है कि सेंट्रोमेट्रिक्स शब्द किसने दिया? तो ये जो है नाली मूव और मूलेचको के द्वारा जो है दिया गया था। आगे कह रहा है कि सेंट्रोमेट्रिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो 1969 में हुई थी। आगे कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रोमेट्रिक्स इंडिकेटर्स ये क्या है? तो ये जो है आपका प्रोक्वेस्टिव कोलोब्रेशन साइटेशन होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडी ये क्या होता है? तो उपयोग, विकास, वितरण का अध्ययन। ठीक है। आगे कह रहा है कि सेल्फ साइटेशन ये क्या होता है? तो अपने लेख को खुद को उद्धृत करना। अगला कह रहा है कि वेब ऑफ साइंस ये क्या है? तो प्रमुख साइटेशन डाटाबेस है। आगे कह रहा है कि स्कोपस ये क्या है? स्कोपस जो है क्या है? तो ये जो है एल्सेवियर द्वारा निर्मित साइटेशन डाटाबेस है। अगला कह रहा है कि अल्ट्रीमेट्रिक्स ये क्या होता है? तो सोशल मीडिया आधारित जो है प्रभाव मापन होता है। आगे कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स डाटाबेस ये क्या है? तो दस्तावेजों की जो है विवरणात्मक जानकारी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल स्कॉलर है, तो ये जो है मुक्त साइटेशन टूल है। आगे कह रहा है कि साइटेशन डेंसिटी ये क्या हो? साइटेशन डेंसिटी ये क्या होती है? तो प्रति लेख उद्धरणों की संख्या से रिलेटिव है। आगे कह रहा है कोलैबोरेशन इंडेक्स जो है ये किसके लिए होता है? तो ये संयुक्त लेखकों की गणना करने के लिए होता है। फिर कह रहा है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट ये क्या होता है? तो प्रकाशन दर की वृद्धि। आगे कह रहा है कि डबलिंग टाइम ये क्या होता है? तो ये जो है प्रकाशनों की संख्या जो है दुगनी होने का समय। आगे फिर कह रहा है कि हैगली साइड पेपर्स ये क्या होते हैं? तो ये सबसे अधिक उद्धृत लेख होते हैं। हाईली जो है हाईली साइड पेपर्स ये जो है उद्धृत होते हैं। फिर कह रहा है कि कोर जनरल्स ये क्या हैं? तो किसी विषय के प्रमुख जनरल होते हैं। फिर कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड्स जोन्स ये क्या होते हैं? तो कोर और पेरिफेरल जोन होता है ये। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी एनालिसिस ये क्या होता है? तो ये लेखक, संगठन, देश की प्रकाशन संख्या होती है। फिर कह रहा है कि साइड हाल्फ लाइफ ये क्या है? तो आधे उद्धरण पुराने लेखों से। आगे कह रहा है कि कोर जर्नल्स ये क्या है? तो जहां लेख प्रकाशित हुआ। फिर कह रहा है कि साइटेशन जनरल ये क्या है? तो ये जो है जिसने लेख को उद्धृत किया। फिर कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स इंडिकेटर्स ये क्या है? तो प्रकाशन, उद्धरण और सहलेखन। आगे कह रहा है कि साइटेशन ट्रेसिंग ये क्या है? तो किसी लेख के उद्धरणों की निगरानी है। फिर कह रहा है कि डाटा ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स ये क्या है? तो साइटेशन डाटाबेस से प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि VOS व्यूअर ये क्या है? तो विजुअलाइजेशन टूल्स ऑफ सेंट्रोमेट्रिक्स होता है। विजुअलाइजेशन टूल्स ऑफ सेंट्रोमेट्रिक्स होता है क्या? तो VOS व्यूअर। सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि को ऑथरशिप एनालिसिस ये क्या है? तो लेखकों की समझदारी का अध्ययन। फिर कह रहा है कि को वर्ड्स एनालिसिस ये क्या है? तो विशेष शब्दों की सह घटना। फिर कह रहा है मैपिंग साइंस ये क्या है? तो विषयों का संबंध चित्रित करना। फिर कह रहा है कि जनरल इम्पैक्ट फैक्टर ये क्या है? तो जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स में होता है। फिर कह रहा है कि SC इमिगो जनरल रैंक ये क्या है? तो ये जो है EL सेवर पर जो है ये आधारित रैंकिंग है। एल सेवर पे जो है ये आधारित रैंकिंग है। कौन सी? SC इमिगो। तो इसको तो आप लोग जो है जितने भी इसको जो है मैं कहूँगा कि वीडियो को एक बार रुक के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो है ये प्रश्न आते रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इजिन फैक्टर जो है सोर्स क्या होता है? तो ये जो है जनरल इम्पैक्ट का मापक होता है।
फिर कह रहा है कि साइड बाय काउंट ये क्या होता है, तो ये कितने लेखकों ने उद्धृत किया। फिर कह रहा है कि रिलेटिव साइटेशन रेट ये क्या है, तो तुलना के लिए मानकीकृत स्कोर है। फिर कह रहा है कि साइटेशन जो है नेटवर्क क्या है, तो उद्धरणों के बीच संबंध। अगला कर रहा है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स क्या है, तो मुफ्त में उपलब्ध। फिर कह रहा है बिब्लियोमेट्रिक्स में इकाई क्या है, तो लेखक उद्धरण। ठीक है। फिर कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स जो है आधारित मूल्यांकन है, तो ये जो है अनुसंधान मूल्यांकन पे रिलेटिव है। फिर कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरेंसी, ठीक है, रिसर्च ये क्या है, तो ये अनेक विषयों में कार्य करने की युक्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा विजुअलाइजेशन ये क्या है, तो आंकड़ों का ग्राफिक प्रदर्शन। फिर कह रहा है कि ऑथर को साइटेशन ये क्या है, तो लेखकों के बीच संबंध। फिर कह रहा है कि जनरल को साइटेशन ये क्या है, तो जनरलों का सउद्धरण। अगला कर रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स ये क्या है, तो मैपिंग, यानी कि विषयों की मैपिंग। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक्स मैपिंग। फिर कह रहा है कि कोपोलराइजेशन कोफिशिएंट जो है ये क्या होता है, तो सहयोग की मापन। कीवर्ड एनालिसिस, तो ये महत्वपूर्ण विषयों की पहचान से रिलेटिव है। फिर कह रहा है साइंस मैपिंग टूल क्या है, तो VOS वीवर सिट नेट एक्सप्लोरर। अगला कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो है तुलनात्मक विश्लेषण होता है। फिर कह रहा है कि साइटेशन नॉर्मलाइजेशन ये क्या है, तो साइटेशन को तुल्य योग बनाना। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑब्सोल्रेंस जो है रेट ये क्या होता है, तो ये अप्रासंगिकता की गति होती है। फिर कह रहा है टेम्पोरल एनालिसिस जो है ये क्या होता है, टेम्पोरल, तो ये जो है समय के अनुसार जो है बदलाव। फिर कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स रिसर्च ये क्या है, तो ग्रंथ सूची विश्लेषण आधारित अध्ययन। अगला कह रहा है कि पीर रिजर्वेशन प्री रिवाइज्ड जनरल ये क्या होता है, तो विशेषज्ञ सामग्री वाले जनरल। अगला कह रहा है कि H इंडेक्स का अधिकतम मूल्य क्या होता है, तो लेखक की सबसे अधिक जो है प्रोडक्टिविटी संख्या। फिर कह रहा है कि G इंडेक्स से पता चलता है, तो हाईली साइटेड आर्टिकल की ताकत का। अगला कह रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर का आधार क्या होता है, तो पिछले 2 वर्षों का उद्धरण। अगला कह रहा है कि ब्रेडफोर्ड लॉ ये क्या है, तो ब्रेडफोर्ड लॉ के अनुसार जोन 1 क्या है, तो ये जो है सबसे कोर जनरल्स होते हैं। फिर कह रहा है कि जीफ लॉ में क्या होता है, तो रैंक और आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती में होती है। अगला कह रहा है कि साइटेशन बेस्ड मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो ये इम्पैक्ट फैक्टर्स H इंडेक्स। फिर कह रहा है आपका कि यूज मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो ये जो है डाउनलोड्स और व्यूअर्स। ठीक है। फिर कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स टूल क्या होता है, तो पब्लिश और प्रेसिस स्कोपस। फिर कह रहा है कि पब्लिकेशन काउंट क्या होता है, तो टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड। अगला कह रहा है कि पेटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये जो है नवाचार का मापन होता है। फिर कह रहा है रिसर्च इवैल्यूएशन जो है क्या होता है, तो प्रभाव और गुणवत्ता का परीक्षण। फिर कह रहा है आर्टिकल इन्फ्लुएंस जो है सोर्स ये क्या होता है, तो साइटेशन का प्रभाव होता है। फिर कह रहा है कि ओपन साइटेशन प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो है साइटेशन डाटा का जो है सार्वजनिक बनाने से रिलेटिव है। फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को साइटेशन ये क्या होता है, तो एक साथ जो है उद्धृत दस्तावेज होता है। फिर कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स में रिलेबिलिटी ये क्या होती है, तो डाटा सटीकता पर जो है निर्भर करता है। फिर कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ जो है बिब्लियोग्राफी ये क्या होती है, तो ये सब्जेक्ट बेस जो है कवरेज लिमिटेशंस होता है। फिर कह रहा है कि जो है बिब्लियोमेट्रिक्स का भविष्य क्या है, तो अल्टीमेट्रिक्स और बिग डाटा एनालिसिस। तो आपका जो है दोस्तों थोड़ा सा मैं इसलिए तेज चला और इधर उधर अगर हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी,
क्योंकि आपको जो है आज मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम इस टॉपिक पे इसी से रिलेटिव जो है 8 वीडियो कम से कम दूँ। ठीक है, 8 वीडियो जो है आपको दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम रह गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद। अगला टॉपिक जो है देख लीजिए, रेफरेंस सर्विस से है। दोस्तों, मेरा नाम राजीव, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, जीके महाकुंभ नाम जरूर चैनल का है, लेकिन यहां पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल। तो आपके लाइब्रेरी के अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान का भी एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को जो है। बिहार की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी, एग्ज़ाम भी बहुत हाल ही में होगा। उसके बाद आरआरबी का भी होने वाला है। तो आप लाइब्रेरियन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊँगा, आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो हाल फिलहाल में, तो ये लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए ऑल टाइम जो है परफेक्ट रहेगा। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस वन लाइनर है, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है। ठीक है, जैसे डीडीसी हो गया, सीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एलसीसी हो गया। तो मात्र 100 प्रश्न जो है आपको थोड़ी देर में जो है कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो इसे चलिए देखिए। डीडीसी का आविष्कार किसने किया था? मैं इसलिए शॉर्ट में रखा हूँ ताकि आपका कम से कम समय लगे। तो मेलवी डेवी ने किया है डीडीसी का पहला संस्करण, तो 1876 में। एक एक प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड हैं, बार बार आए हुए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आया है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन के जनक, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया? तो 1933 में आया। एलसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। एलसीसी को तैयार किया गया था तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए में तैयार किया गया था। कम समय में अच्छे प्रश्न जो है देख के आप तैयारी कर सकते हैं। यूडीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होगा। यूडीसी आधारित है। यूडीसी किस पर आधारित है? तो ये डीडीसी पे है। यूडीसी का विकास किया गया तो पॉल आर्टलेट और हेनरिला फाउंटेन के द्वारा जो है किया गया था। डीडीसी में वर्ग संख्या कहलाती है, तो वर्ग संख्या क्लास नंबर कहलाती है। डीडीसी का वर्तमान संस्करण जो है 2025 तक जो है कौन चल रहा है? तो 23वां संस्करण है। ठीक है, इसे वेब डीबी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि डीडीसी में 10 मुख्य वर्ग होते हैं, कौन से? तो जो 000 से लेके 900 तक होते हैं, यानी कि 000 से लेके जो है 900 तक जो है होते हैं 10 मुख्य वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रतीक है, तो कोलन होता है यानी कि डबल बिंदु होता है, ये है ना। अगला कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में कितने फैक्ट होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? तो PMEST। ठीक है, फैक्ट थ्योरी के जनक जो है कौन है? तो एस आर रंगनाथन है। अगला कह रहा है कि डीडीसी का संस्करण भारत में प्रकाशित हुआ, तो ये जो है सारांशित संस्करण जो है, यानी कि एडब्रिज संस्करण हुआ था। जैसे आपको मैं समझाऊं अगर, तो देखिए डीडीसी जो है बहुत चार्ट, उसमें जो है 4 भाग हैं और वो जो है काफ़ी बड़ा है, उसे जो है थोड़ा छोटा कर दिया गया है। ठीक है, मतलब छोटे पुस्तकालयों के लिए अच्छा रहेगा वो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी में किताबों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो इसे जो है विषय के अनुसार किया जाता है। रंगनाथन की रचना जो है कौन सी है? तो प्रोलेगुमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलेगुमना जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी का 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ, तो 1987 में सीसी का 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में राउंड एंड लेवल का प्रयोग होता है? तो हाँ, होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एलसीसी की प्रणाली है, तो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों है। ठीक है, और इनको जो है मिश्रित अंकन के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक चिन्हों, शब्दों का जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी में उपयोग किया जाता है,
तो डीडीसी जो है अरेबिक नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो है ये शुद्ध अंकन प्रणाली है, ठीक है, इसमें एक का ही किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में उपयोग होता है, तो एक्सिलरी सिंबल्स का जो है उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि यूडीसी में उपयोग होने वाला प्रमुख प्रतीक क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो है दिया हुआ है बराबर का चिन्ह, कोलन का चिन्ह, डैश का, स्लैश का, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में पर्सनलाइज्ड फैक्ट को दर्शाया जाता है, तो पी से दर्शाया जाता है, एनर्जी फैक्ट को जो है ई से, स्पेस फैक्ट को जो है एस से, टाइम को जो है टी से दर्शाया जाता है, ठीक है, पी एम ई एस टी होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन को भारत में सबसे पहले अपनाया, तो मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अपनाया गया था। अगला कह रहा है कि डीडीसी का उपयोग सबसे अधिक होता है, डीडीसी का उपयोग जो है विश्व स्तर पे किया जाता है। अगला कह रहा है कि सीसी भारतीय प्रणाली है, हाँ ये भारत में सबसे प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण है, तो विचारों की व्यवस्था। अगला कह रहा है कि एलसीसी मुख्यतः उपयोग होता है, देखिए मैंने क्वेश्चंस को कितना शॉर्ट में बनाया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पुटअप करें, ठीक है। तो यूडीसी का उपयोग होता है तो विशेष पुस्तकालयों में, डीडीसी में मुख्य वर्गों की संख्या तो 10 है, एलसीसी में मुख्य वर्गों की संख्या तो 21 है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन में नोटेशन होता है तो ये मिश्रित होता है, मिश्रित का मतलब होता है कि जैसे ए टू जेड हो गया, ठीक है, ए टू जेड हो गया, फिर जो है छोटा ए टू जेड हो गया, ठीक है, फिर जो है नंबर हो गए एक से लेके वगैरह वगैरह तक, है ना, 0 1 2 4 ये नंबर हो गए, फिर जो है सिंबॉलिक हो गया, एंड हो गया, डॉलर का निशान हो गया, इस तरीके से उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। आगे कह रहा है कि सीसी में वर्ग संख्या होती है, तो सीसी में मैंने आपको बताया है कि मिक्स्ड जो है नोटेशन यानी कि अक्षर संख्याएं और प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला कह रहा है कि सीसी की मुख्य संरचना है, तो मुख्य जो है PMEST है और ये जो है सीसी के में जो है दर्शाया गया है। अगला कह रहा है कि डीडीसी का मूल ढांचा है, तो डेसिमल सिस्टम है। आगे कह रहा है कि डीडीसी को डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित किया, तो हाँ, डीडीसी में 300 का वर्ग किसके लिए होता है, तो सोशल साइंस, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के लिए कह लीजिए। आगे कह रहा है कि डीडीसी में 500 वर्ग होता है, तो प्योर साइंस कह लीजिए या नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है, या विज्ञान भी ऑप्शन में आपके दे सकता है। आगे कह रहा है कि डीडीसी में 900 का वर्ग किसके लिए होता है, तो इतिहास और भूगोल के लिए होता है, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए होता है। आगे कह रहा है कि डीडीसी में 000 का वर्ग किसके लिए होता है, तो ये जनरेट्रिक्स के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलसीसी में क्यों एक वर्ग दर्शाया जाता है, तो ये गणित के लिए यानी कि मैथ के लिए दर्शाया जाता है। आगे कह रहा है कि एलसीसी में क्यों वर्ग दर्शाया जाता है, तो ये विज्ञान के लिए दर्शाया जाता है, साइंस के लिए। आगे कह रहा है कि यूडीसी में संख्या 61 दर्शाया जाता है, तो ये मेडिकल साइंस के लिए दर्शाया जाता है। आगे कह रहा है कि यूडीसी में एक्सिलरी टेबल की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। एक एक प्रश्न आप जो है खोज लीजिए इंटरनेट से लेके हर जगह, या प्रीवियस ईयर के मेरे क्वेश्चन पेपर जो है चैनल पे उपलब्ध हैं, उसे भी जाके देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे कह रहा है कि सीसी का उपयोग किसने किया, तो ये भारतीय विश्वविद्यालयों ने। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि डीडीसी किस देश की प्रणाली है, तो अमेरिका में किया था ना 1876 में। आगे कह रहा है कि एलसीसी किस देश की प्रणाली है, तो अमेरिका की है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। यूडीसी किस देश में विकसित हुई, तो बेल्जियम में, क्योंकि पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ये दो व्यक्ति थे और ये बेल्जियम निवासी थे। आगे कह रहा है कि सीसी में जोन शुद्ध नोटेशन होता है, नहीं, शुद्ध नोटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये पूछता है क्वेश्चन में कि शुद्ध अंकन इसमें निम्न में से कौन सा है, तो डीडीसी है, ठीक है, सीसी जो है मिश्रित है। आगे कह रहा है कि यूडीसी में एक विषय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो संयोजन किया जाता है, ठीक है।
आगे कह रहा है कि डीडीसी में 370 वर्ग किसके लिए है, तो ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन के लिए है। डीडीसी में जो है 200 वर्ग किसके लिए है, तो ये रिलीजन के लिए है। आगे कह रहा है एलसीसी में के वर्ग दर्शाया जाता है, तो लॉ के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में मुख्य विचार क्या है, तो एनालिटिकल सिंथेटिक है। यूडीसी में क्लासिफिकेशन होती है, तो रिलेशन होता है। आगे कह रहा है डीडीसी किस आधार पर विषयों को बांटता है, तो डेसिमल में यानी कि एक बिंदु में बांटता है। सीसी किस पर आधारित है, तो ये फैक्ट एनालिसिस पर आधारित है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में इम्यूलेशन होती है, तो हाँ होती है, यानी कि गणनात्मक और संश्लिष्ट होती है, इम्यूलेटिव और सिंथेटिक्स। यूडीसी में होती है, तो हाँ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन का नाम इसलिए पड़ा, किसके लिए जो है कोलन क्लासिफिकेशन का नाम पड़ा, तो ये जो डबल कॉलन है इसीलिए इसको जो है कोलन के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि रंगनाथन का योगदान क्या है, तो रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया का कहा जाता है। 5 कानून उन्होंने बनाए थे और सीसी बनाया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन की जो है 65 प्लस पुस्तकें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलसीसी में पीएस वर्ग होता है, तो अमेरिकन लिटरेचर के लिए है। आगे कह रहा है कि डीडीसी में 600 वर्ग किसके लिए है, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए है। आगे कह रहा है कि यूडीसी एक्सिलरी टेबल उपयोगी है विशिष्ट विषयों को जोड़ने के लिए। एक्सिलरी टेबल का उपयोगी है, तो ये विशिष्ट विषयों को जोड़ने के लिए। आगे कह रहा है कि सीसी को सबसे आधुनिक माना गया है अपने समय में, ठीक है। डीडीसी में सब डिवीजन होते हैं, तो डेसिमल फॉर्मेट से सब डिवीजन होते हैं ना, यानी कि इस तरीके से किया जाता है ना, इस तरीके से किया जाता है। आगे कह रहा है कि जो है डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स होता है, हाँ होता है, रिलेटिव इंडेक्स होता है। आगे कह रहा है कि सीसी में सिंथेटिक्स मेथड होती है, तो फैक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। डीडीसी में प्रत्येक अंक का अर्थ होता है, हाँ प्रत्येक अंक का अलग मतलब होता है। 10 मुख्य वर्ग में फिर जो है 10 को जो है 100 से, 100 को जो है 1000 से, इस तरीके से किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एलसीसी में नोटेशन है, एलसीसी में जो है नोटेशन है, तो अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। आगे कह रहा है कि एलसीसी में मुख्य एलसीसी के पुस्तक के विषय को दर्शाया जाता है, तो क्लास लेटर्स और कटर। आगे कह रहा है कि यूडीसी में टेबल है, कौन कौन से, तो मेन और एक्सिलरी, ठीक है। आगे कह रहा है कि डीडीसी में टेबल T1 T6 क्या है ये, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है ये, ठीक है, T1 और T6। आगे कह रहा है कि सीसी में चेन प्रोडक्टर जो है प्रोडक्टर जो है प्रयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है चेन प्रोडक्टर का, यानी कि श्रृंखला का किया जाता है। आगे कह रहा है कि यूडीसी में यूनिवर्सल कवरेज होती है, हाँ होती है। आगे कह रहा है कि डीडीसी में जो है 800 वर्ग किसके लिए है, तो ये लिटरेचर के लिए है। आगे कह रहा है कि सीसी में सिंथेटिक्स का आधार क्या है, तो ये जो है पीएमईएसटी है। आगे कह रहा है कि पीएमएसटी में जो है एम किसके लिए है, तो ये मैटर के लिए है, और जो है टाइम किसके लिए है, टी किसके लिए है, तो ये टाइम के लिए है। आगे कह रहा है कि रंगनाथन के अनुसार क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे कह रहा है कि यानी कि प्रस्तुत करना। आगे कह रहा है कि सीसी में जो है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होता है, हाँ होता है। सीसी में नई संकल्पनाएं जोड़ी रंगनाथन द्वारा। एलसीसी में जो है कटर नंबर किसको दर्शाता है, तो स्पेसिफिक ऑथर को। आगे कह रहा है कि डीडीसी का हिंदी संस्करण है, तो एडब्रिज्ड फॉर्म में। आगे कह रहा है कि सीसी केवल भारत तक सीमित है, मुख्य रूप से, हाँ भारत में मुख्य रूप से शामिल है। आगे कह रहा है कि डीडीसी ने जो है ऑटोमेशन को सपोर्ट किया, हाँ किया है। आगे कह रहा है कि एलसीसी में सेल्फ अरेंजमेंट आसान है, हाँ है।
आगे कह रहा है कि यूडीसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है प्रसिद्ध है, हाँ है। आगे क्या देखते हैं, आगे कह रहा है कि एलसीसी जो है सबसे अच्छा काम करता है। तो ये जो है बड़े विश्वविद्यालयों में जो है एलसीसी अच्छे से वर्क किया जाता है। अगला कह रहा है कि डीडीसी का प्रयोग होता है तो पब्लिक लाइब्रेरी में। आगे कह रहा है कि सीसी का प्रयोग होता है एकेडमिक लाइब्रेरी में। आगे कह रहा है कि डीडीसी में एक्सपेंशन आसान है, हाँ। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सीसी के प्रतीकों में उपयोग होता है। सीसी में जो है प्रतीकों का उपयोग होता है तो कैनन, कॉमा, ईटीसी, ठीक है। आगे कह रहा है कि यूडीसी में 3 अंक प्लस एक्सिलरी सिंबल्स हैं, हाँ है। आगे कह रहा है कि सीसी में जो है डेप्थ क्लासिफिकेशन संभव है, हाँ है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपके लिए आज ही मैं दे दूंगा। आज ही इसको जो है आप जो है 12 बजे देख लीजिएगा, ठीक है। आज इसको जो है 12 बजे देख लीजिएगा। ये जो है कैटलॉगिंग से रिलेटिव है। तो इसमें जो है एएसीआर, आरडीए, सीसी, कैटलॉग टाइप्स, आईएसबीडी, मार्क, ये सारे जो है 100 प्रश्न में ही आपको जो है मतलब इसको संक्षिप्त में बनाने का उद्देश्य है ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पुट अप कर पाएँ। दोस्तों, मैं राजीव आप सभी के सामने जो है एक बार फिर से लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर के साथ हूँ। इसमें जो है हाल फिलहाल में लाइब्रेरी साइंस से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स रहेगा। तो जो लोग छात्र भी जो है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटिव जो है बहुत सारी वीडियोज़ जो है चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, आप जाके वहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख और सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स को। और इसमें जो है कम समय में जो है नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये सीरीज़ लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है। तो मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोज़ को। रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य क्या होता है? शॉर्ट्स में बनाया हूँ चैनल को, सॉरी वीडियोस को। तो रेफरेंस सोर्स का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आगे कह रहा है रेफरेंस सोर्स की परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस इंटरव्यू में पहला चरण होता है तो उपयोगकर्ता की पहचान करना। फिर देखते हैं कि रेफरेंस सर्विस जो है ये क्या होती है? त्वरित उत्तर देने वाली सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस ये क्या होती है? तो त्वरित उत्तर देने वाली सर्विस होती है। अगला कह रहा है कि लॉन्ग रेफरेंस सर्विस ये क्या होता है? तो ये जो है गहन अध्ययन की आवश्यकता वाली सेवा होती है, जिसे एसडीआई के नाम से भी जानते हैं ना, है ना। एसडीआई इसी से रिलेटिव है। अगला कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका में। रेफरेंस सर्विस का जनक कौन है? तो सैमुअल एस ग्रीन। एक एक क्वेश्चन इसके पहले की जो है 3 वीडियो मैं जो है बना चुका हूँ, उसमें देखिए एक एक प्रश्न आए हुए हैं, उसको जो है निचोड़ करके मैं आपके लिए 800 प्रश्न लेके आया हूँ इसमें, ठीक है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि सैमुअल ग्रीन ने रेफरेंस पर लेख दिया तो 1876 में दिया। आगे कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस के प्रकार हैं तो व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। आगे कह रहा है कि रेफरेंस बुक का उद्देश्य होता है तो तथ्यात्मक जानकारी प्रोवाइड करना। आगे कह रहा है कि डिक्शनरी शब्द का अर्थ, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? तो शब्दों का अर्थ बताने वाला स्रोत। आगे कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? तो सामान्य ज्ञान का व्यापक स्रोत, ठीक है। ईयर बुक क्या होता है? तो विश्व घटनाओं का संकलन। एटलस क्या होता है? तो नक्शों का संग्रह होता है इसमें। गजेटियर क्या होता है? तो स्थानों से संबंधित जानकारी होती है इसमें, ठीक है। ये जितने भी हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट बल्कि ले लीजिए। मैं तो कहूँगा या तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, एक एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हल्के में नहीं लीजिएगा इन प्रश्नों को। आगे कह रहा है कि डिक्शनरी क्या होती है? तो व्यक्तियों या संस्थाओं की सूची। आगे कह रहा है कि एल एल एलिमेंट्स क्या होता है? तो ये जो है तिथि, त्यौहार, खगोल घटनाएं आदि से रिलेटिव होता है। फिर कह रहा है कि हैंडबुक क्या होता है? तो किसी विषय का संक्षिप्त मार्गदर्शन। फिर कह रहा है बिब्लियोग्राफी सोर्स क्या होता है? बायोग्राफी है, माफ करिए, सॉरी,
बिब्लियोग्राफी इसके ऊपर का चैप्टर था ना, तो वही बार बार आया, रिपीट हो गया है। तो फिर बोल रहा हूँ बिब्लियोग्राफ, बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी सोर्स क्या होता है, तो जीवनियों की जो है जानकारी देने वाला स्रोत। फिर कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, तो पुस्तकों की सूची होती है। फिर कह रहा है कि रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या होता है, तो संदर्भ सेवा प्रदान करने वाला लाइब्रेरियन। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सेक्शन होता है, तो पुस्तकालय का वह भाग जहाँ पर संदर्भ सामग्री होती है। फिर कह रहा है कि रेफरेंस बुक क्या होता है, समांतर तो उधार नहीं दिए जाते हैं रेफरेंस बुक, ठीक है। फिर कह रहा है क्विक रेफरेंस सोर्स क्या होता है, तो शॉर्ट्स आंसर देने वाले हैं, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, वगैरह वगैरह, ठीक ना। किसी महाविद्यालय का पता, यूनिवर्सिटी का पता, ये जो है तुरंत दिए जाते हैं, तो क्विक रेफरेंस सर्विस में आता है। आगे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सोर्स 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। आगे कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ये क्या होता है, तो मूल जानकारी जैसे अनुसंधान पत्र, ठीक है, मूल जानकारी जैसे अनुसंधान पत्र। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, तो प्राइमरी सोर्स का विश्लेषण जैसे समीक्षा। अगला कह रहा है कि टेरिटरी सोर्स क्या होता है, तो सूचकांक, बिब्लियोग्राफी जैसे स्रोत। आगे कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी एक है, ये क्या है, तो ये जो है सेकेंडरी सोर्स है। अगला प्रश्न कह रहा है इंसाइक्लोपीडिया एक है, तो टर्टियरी सोर्स है, तृतीयक सोर्स है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब अब्स्ट्रैक्ट ये क्या है, तो दस्तावेजों का संक्षिप्त सारांश है। अगला कह रहा है कि इंडेक्स क्या है, तो किसी दस्तावेज में सूचनाओं का स्थान बतलाने वाला। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस के 5 चरण होते हैं, रेफरेंस सर्विस के जो है 5 चरण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो रेफरेंस सर्विस में 5 चरण होते हैं, इनिटेशन, इंटरव्यू, सर्च, डिलीवरी, फॉलोअप। आगे कह रहा है रेफरेंस टूल क्या क्या होता है, तो कैटलॉग, इंडेक्स, बायोग्राफी, ठीक है। आगे कह रहा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये क्या है, तो सूचना खोजने और उपयोग करने की क्षमता। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्चुअल रेफरेंस सर्विस क्या है, तो ये जो है ऑनलाइन माध्यम से सेवा। आगे कह रहा है ईमेल रेफरेंस ये क्या है, तो ईमेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देना। चैट रेफरेंस क्या होता है, तो लाइव चैट से रिलेटिव, ठीक है, सेवा होती है। आगे कह रहा है कि डिजिटल रेफरेंस डेस्क क्या है, तो डिजिटल मंच पर जो है संदर्भ सेवा प्रदान करना। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस का भारत में प्रवेश कब हुआ, तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय में रंगनाथन के द्वारा। आगे कह रहा है कि रेफरल सर्विस ये क्या होती है, तो उपयोगकर्ता को सही स्रोत या विशेषज्ञ तक भेजना, रेफरल सेवा। फिर कह रहा है एसडीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एसडीआई एक है, तो एसडीआई जो है उपयोगकर्ता विशिष्ट सेवा है। आगे कह रहा है कि सीएएस का पूरा नाम आपको बताना है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस। आगे कह रहा है कि सीएएस क्या है, तो नवीनतम सूचना प्रदान करता है ये। बुलेटिन क्या होता है, तो सूचना का संक्षिप्त प्रकाशन होता है। फिर कह रहा है प्रेस क्लिपिंग क्या होता है, तो ये समाचारों का संग्रह होता है, प्रेस क्लिपिंग। आगे कह रहा है कि फैक्ट फाइंडर ये क्या होता है, तो त्वरित तथ्य खोजने वाला उपकरण होता है। आगे कह रहा है कि ओपेक क्या है, तो सूचना खोजने का ऑनलाइन उपकरण। आगे कह रहा है कि आस्क अ लाइब्रेरियन ये क्या है, तो डिजिटल संदर्भ सेवा का नाम। आगे कह रहा है कि डिजिटल रेफरेंस सेवा का दूसरा नाम क्या है, डिजिटल रेफरेंस सेवा का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो वर्चुअल रेफरेंस। आगे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ये क्या है, तो दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान करना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन ये क्या होता है, तो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करना। फिर कह रहा है कि ट्रांस रेफरेंस ट्रांसलेशन जो है ये क्या होता है, तो उपयोगकर्ता और लाइब्रेरियन के बीच जो है वार्ता।
ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांजेक्शन है, रेफरेंस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रिंट रेफरेंस सोर्स ये क्या है, तो मुद्रित रूप में उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स ये क्या है, तो डिजिटल स्वरूप में होती है। फिर जो है कह रहा है कि सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया ये क्या है, तो विषय विशेष पर आधारित होती है। जनरल इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, तो सभी विषयों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल इंसाइक्लोपीडिया, मतलब सामान्य विश्वकोश के प्रकार कौन से हैं, तो ब्रिटेनिका है और अमेरिकाना है। फिर कह रहा है कि डेवी ने रेफरेंस वर्क को क्या कहा है, मेलवी डेवी ने रेफरेंस वर्क को क्या कहा है, तो द हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। आगे कह रहा है कि पर्सनल हेल्प क्या है, तो ये जो है रेफरेंस सर्विस का मूल सिद्धांत। फिर कह रहा है कि सैमुअल ग्रीन ने कहा, सैमुअल ग्रीन ने क्या कहा है, तो उपयोगकर्ता को मार्गदर्शन देना आवश्यक है। फिर कह रहा है कि इंस्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो रेफरेंस रेडी रेफरेंस सर्विस। फिर कह रहा है कि पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट्स जो है ये क्या होती है, तो लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। आगे कह रहा है कि गूगल स्कॉलर क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ स्रोत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकिपीडिया कौन सा स्रोत है, तो ये जो है तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। आगे कह रहा है कि इन्फ्लिमनेट सेवा क्या है, इन्फ्लिमनेट की कौन सी सेवा है, तो ई शोध सिंधु है और शोध गंगा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट ये क्या है, तो पुस्तकालयों का नेटवर्क है। फिर कह रहा है कि निष्केयर क्या है, तो वैज्ञानिक जानकारी देने वाला संगठन है निष्केयर। आगे कह रहा है कि ऑनलाइन डाटाबेस ये क्या है, तो सूचना का डिजिटल भंडारण है। फिर कह रहा है कि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ये क्या है, तो टैरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्स है ये। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस का आदर्श, रेफरेंस सर्विस का आदर्श क्या है, तो राइट इंफॉर्मेशन टू राइट यूजर एट द राइट टाइम। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सोर्स क्या है, रेफरेंस सोर्स का चयन जो है, तो ये सूचना की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है कि इंफॉर्मेशन डेस्क क्या है, इंफॉर्मेशन डेस्क क्या है, तो ये प्राथमिक सहायता का स्थान होता है। फिर कह रहा है कि रेफरेंस क्वेश्चन ये का विश्लेषण क्या है, मतलब क्यों होता है, तो ये इंटरव्यू के दौरान होता है। अगला कह रहा है कि इंडेक्सिंग सर्विस ये क्या होती है, तो सूचना की खोज को सरल बनाना। फिर कह रहा है कि करेंट कंटेंट्स ये क्या होता है, तो नवीनतम लेखों की सूची होती है। फिर कह रहा है कि समीक्षा आधारित लेख है, समीक्षा आधारित लेख जो है ये क्या है, माफ करिए, रिव्यू आर्टिकल्स जो है ये समीक्षा आधारित लेख होता है। फिर कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्स ये क्या होता है, तो उद्धरणों का ट्रैक रखने वाला स्रोत जो है साइटेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया भी सूचना स्रोत बन चुका है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओपन एक्सेस रिसोर्सेस ये क्या होती है, तो ये निशुल्क उपलब्ध सोर्स होता है। आगे कह रहा है रिमोट एक्सेस क्या होता है, तो ये जो है दूरस्थ स्थानों से सूचना प्राप्त करना। फिर कह रहा है कि रिसर्च गाइड ये क्या होती है, तो अध्ययन में सहायक स्रोतों की सूची। फिर कह रहा है कि वेब डायरेक्टरी, वेब डायरेक्टरी जो है ये क्या होती है, तो विषयानुसार वेबसाइटों की सूची होती है। फिर कह रहा है इंफॉर्मेशन कियोस्क ये क्या होता है, तो ये जो है डिजिटल सूचना केंद्र होता है कियोस्कर। आगे कह रहा है कि डाटाबेस सर्चिंग ये क्या होता है, तो विशिष्ट सूचना की खोज होता है। फिर कह रहा है कि बुलियन सर्च क्या है, तो ये एंड और नॉट का प्रयोग होता है। अगला कह रहा है कि सर्च स्ट्रेटजी ये क्या होती है, तो सूचना खोजने की योजना बनाने से रिलेटिव है। फिर कह रहा है कि डिजिटल रेफरेंस लाइब्रेरियन ये क्या है, तो ऑनलाइन संदर्भ विशेषज्ञ होता है। फिर कह रहा है कि पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस ये क्या होती है, तो उपयोगकर्ता केंद्रित सेवा ये होती है। फिर कह रहा है कि रेफरेंस बुक की विशेषता क्या होती है, तो ये संक्षिप्त व तथ्यात्मक जानकारी इसमें होती है रेफरेंस बुक में। फिर कह रहा है कि डिक्शनरी का एग्जाम्पल आपको देना है, तो ऑक्सफोर्ड होता है, कोलिन्स होता है। फिर कह रहा है कि ईयर बुक का आपको एग्जाम्पल देना है, तो इंडिया 2014
मनोरमा, ये सभी जो है ईयर बुक के एग्जाम्पल हैं। गजेटियर का एग्जाम्पल देना है आपको, द इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। एटलस का एग्जाम्पल देना है, एटलस जो है किस तरीके का है, तो ऑक्सफोर्ड वर्ड एटलस है। बायोग्राफी का एग्जाम्पल देना है, तो हुज हु, ये बायोग्राफी होती है, जैसे इंडियाज हुज हु हो है ना। आगे कह रहा है कि डिक्शनरी का एग्जाम्पल आपको देना है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, डायरेक्टरी है, सॉरी डिक्शनरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का एग्जाम्पल जो है आपका टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया। आगे कह रहा है कि ऑनलाइन रेफरेंस टूल, ऑनलाइन रेफरेंस टूल कौन सा है, तो ब्रिटेन का ऑनलाइन है, ऑक्सफोर्ड जो है रेफरेंस है। 99 कह रहा है कि चैट जीपीटी जैसे टूल ये क्या होते हैं, तो ये एआई आधारित संदर्भ सहायता होता है। फिर कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है आज के समय में, तो डिजिटल त्वरित और बहुआमी होती है। तो दोस्तों जो है आपके रेफरेंस सर्विस से जो है रिलेटिव जो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न जो है आपके लिए लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क से रिलेटिव जो है रहेगा। तो ये प्रश्न भी आपको जो है आज ही मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।